नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, तरंग प्रकाशिकी को अब स्टार्ट करते हैं। बहुत हो गया करण प्रकाशिकी को पढ़ते पढ़ते। चलिए जी, तरंग प्रकाशिकी को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश के बारे में। हालांकि प्रकाश के बारे में हम बहुत कुछ जान चुके हैं। प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी मदद से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अब प्रकाश के कुछ गुण होते हैं, उसकी एक प्रकृति होती है। क्या प्रकाश सरल रेखा में चलता है? जानते हैं। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, जानते हैं। परावर्तन होता है प्रकाश का, प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, प्रकाश में व्यतिकरण, विवर्तन। अगर नहीं भी जानते हो ना तो जान जाओगे। टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेनी है, ठीक है जी। तो ये सारी प्रकृति आप जानते हो। लेकिन जब प्रकाश के ऊपर ये सारी की सारी घटनाओं के बारे में पढ़ाई हो रही थी, अध्ययन हो रहा था, तो उनमें पहले कौन आए? ठीक है, दकार्ते। दकार्ते ने क्या किया? एक नियम दिया था जिसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया था। किसने? न्यूटन सर ने। ठीक है, न्यूटन सर का कण का मॉडल आपने यकीनन पढ़ा होगा। तो न्यूटन सर ने अपना क्या दिया? एक कण का मॉडल दिया था। तो अभी फिलहाल शुरुआत में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो न्यूटन का कण का सिद्धांत क्या है? तो न्यूटन सर ने यह कहा था कि किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश कणों के रूप में उत्सर्जित होता है। मैंने एक यहां पर क्या ले लिया? प्रकाश स्रोत ले लिया। एक मिनट, मैंने क्या किया? यहां पर एक प्रकाश स्रोत ले लिया, ये ले लिया, और यहां से जो भी प्रकाश क्या होगा? उत्सर्जित होगा। तो न्यूटन सर ने यह कहा था कि यह प्रकाश कणों के रूप में, किसके रूप में? कणों के रूप में उत्सर्जित होता है। ये कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। ये कण अत्यंत कैसे होते हैं? सूक्ष्म होते हैं, अदृश्य होते हैं। ठीक है, और अलग अलग रंगों के लिए इनका आकार भी अलग अलग होता है। जैसे रेड आकार, ठीक है, लाल कलर के प्रकाश के लिए इन कणों का आकार उन्होंने बड़ा बताया। बैगनी वाले प्रकाश के लिए इन्होंने इन कणों का आकार छोटा बताया। तभी तो कहा लाल रंग आसानी से नजर आ रहा है, बैगनी आसानी से नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो न्यूटन सर ने यही बताया कि जो भी प्रकाश उत्सर्जित होता है वो कणों के रूप में होता है। अब इससे उन्होंने कुछ बातें तो प्रकाश की जो प्रकृति है उसको एक्सप्लेन कर दिया। जैसे कि उन्होंने साफ साफ बता दिया इससे परावर्तन हो सकता है प्रकाश का। उन्होंने अपवर्तन की व्याख्या दे दी। उन्होंने वर्ण विक्षेपण के बारे में बता दिया। वर्ण विक्षेपण आप जानते हो, प्रकाश का विभिन्न रंगों में टूट जाना। प्रिज्म में जाती है प्रकाश, फिर विभिन्न रंगों में टूट जाती है प्रकाश की किरण। तो न्यूटन सर ने इन सब के बारे में तो बता दिया। लेकिन कुछ ऐसे फिनोमेनास थे जैसे कि व्यतिकरण है, विवर्तन है, ध्रुवण है, जिनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया ये कण का सिद्धांत। ये जो कण का सिद्धांत था न्यूटन सर इन 1675, ठीक है, सन 1675 में लेकर आए थे। बहुत चला। अब हाइगेंस, ठीक है, सन 1678 में हाइगेंस नामक एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने भी अपना एक फिर क्या दिया? उन्होंने अपना एक नियम दिया, जिसे हम हाइगेंस का तरंग सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो न्यूटन का कण का सिद्धांत कई चीजों पर फेल हुआ। ठीक है, इन्होंने ये भी बताया था कि जो सोर्स है जिससे प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, ठीक है, ये प्रकाश के कण क्या होंगे? निकल रहे हैं, उत्सर्जित हो रहे हैं। तो एक वक्त आएगा कि ये जो है प्रकाश स्रोत ये पूरी तरह से खर्च हो जाएगा, मीन्स इसका द्रव्यमान जीरो हो जाएगा। लेकिन वास्तव में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्या था? न्यूटन का कण का सिद्धांत था। लेकिन सन 1678 ईस्वी में एक हॉलैंड के वैज्ञानिक थे हाइगेंस, उन्होंने अपना एक तरंग सिद्धांत दिया। उन्होंने ये कहा कि प्रकाश जो है वो तरंगों के रूप में संचरित होता है। ठीक है, जैसे कोई शांत तालाब ले लो जिसके जल में आपने एक पत्थर फेंक के मार दिया। ऐसा करते हैं प्रत्येक, अगर आप किसी झील के पास चले जाओ, कोई ना कोई होगा पत्थर उठा के मारने वाला। हाँ जी, तो ऐसा हर कोई करता है। तो जब आप ऐसा करते हो, ठीक है, तो आप ये देखते होंगे कि उस झील के अंदर या जो भी आपका तालाब वगैरह है उसमें आपने देखा होगा कि जिस जगह पर आपने पत्थर मारा है उस जगह के चारों ओर एक विक्षोभ पैदा हो गया है, एक डिस्टरबेंस पैदा हो गया है। ठीक है, और वो डिस्टरबेंस क्या क्या हो रहा है? फैल रहा है। विक्षोभ क्या हो रहा है? दूर दूर फैलता हुआ जा रहा है। ठीक है, वो तरंगे हैं। ठीक है, तो हाइगेंस ने क्या बताया कि प्रकाश भी क्या है? किसी भी स्रोत से प्रकाश क्या होता है? तरंगों के रूप में चलता है। कैसे? तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, तो अब न्यूटन सर ने तो ये कहा था कि कण है और कण कैसे सीधी रेखा में चलते हैं। हाँ, अच्छी बात है। लेकिन हाइगेंस ने क्या कहा कि ये क्या है? प्रकाश ये तरंगों के रूप में चलता है। और तरंगों के चलने के लिए क्या चाहिए? माध्यम। इनके देखो, अभी हम वैद्युत चुंबकीय तरंगों की बात नहीं कर रहे, क्योंकि हमें पता है वैद्युत चुंबकीय तरंगे के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, प्रकाश निर्वात में भी चलता है। तो यही सोचा इन्होंने। हाइगेंस ने क्या कहा? प्रकाश अगर तरंगों के रूप में चलता तो एक माध्यम होना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि माध्यम हम लेते हैं ईथर। तो इन्होंने एक सर्वव्यापी, ठीक है, एक सर्वव्यापी माध्यम की परिकल्पना की। सर्वव्यापी
माध्यम की परिकल्पना की जिसे इन्होंने क्या लिया, ईथर। अब ईथर ही क्यों लिया, ईथर इसलिए लिया क्योंकि एक रिलेशन है V इक्वल E अपॉन डी। E क्या है, इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता, और D क्या है, डेंसिटी घनत्व, और V क्या है, चाल। ठीक है, तो उन्होंने कहा ईथर के लिए इलास्टिसिटी मतलब प्रत्यास्थता बहुत अधिक होती है और घनत्व बहुत कम होता है, तो यहाँ पर प्रकाश के संचरण के लिए चाल अधिकतम होती है, जो उन्होंने क्या बताई सर, कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ईथर सबसे अच्छा माध्यम था प्रकाश के संचरण के लिए, तो उन्होंने एक ऐसे माध्यम की परिकल्पना की, ठीक है, जो सर्वव्यापी है, ईथर, जिसके लिए उन्होंने कहा कि सर इसमें प्रकाश क्या करता है, तरंगों के रूप में संचरण करता है, और जब ये प्रकाश की तरंगें हमारे आंख की रेटिना पर पड़ती हैं तब हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो ये था क्या, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। ठीक है, अच्छा अब यहीं पर हम बात करेंगे हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। ओके जी, अब जरा ध्यान से सुनो, हमने तरंग सिद्धांत जाना, अब सीधी सादी एक बात समझो। ठीक है, क्या, पहली बात जो मैं इसमें करने वाला हूं वो करने वाला हूं तरंगाग्र की। ठीक है जी, हाँ जी, तरंगाग्र, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेव फ्रंट। क्या कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं। ये क्या होता है पहले इसको समझो। देखो, आपकी जो प्रकाश है, मान लो ये कहीं पर इस तरीके से संचरित हो रहा है, ठीक है, ये तरंगों के रूप में संचरण हो रहा है, ठीक है, मैंने सीधी रेखाएं बना दी हैं, लेकिन क्या है, ये प्रकाश की किरणें हैं जो कि क्या है, तरंगों के रूप में संचरित हो रही है। अच्छा जी, मान लो किसी क्षण किसी भी टाइम पर मैंने क्या किया, एक अदृश्य काल्पनिक पृष्ठ बनाया जो कि इन तरंग संचरण के क्या है, लंबवत है। ठीक है जी, ये लो मैंने एक काल्पनिक पृष्ठ इस तरीके से तैयार कर लिया जो कि इन तरंग संचरण के क्या है, लंबवत है। तो इस संचरण, ठीक है, तो इस ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर क्या है, ये जो भी ये कण होंगे, ठीक है, ये क्या है, समान कला में हो, तो इस पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, इस पृष्ठ को हम कहते हैं तरंगाग्र। समझे मैंने क्या कहा, प्रकाश तरंग के संचरण में, ठीक है, प्रकाश तरंग संचरण के लंबवत दिशा में खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ जिसमें सभी कण समान कला में हो, तो उस पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। अब ये तरंगाग्र बेटा आपका 3 तरह का हो सकता है। ठीक है, पहला हो सकता है आपका कैसा, समतल। कैसा हो सकता है, समतल तरंगाग्र हो सकता है, जैसा कि आपके सामने देखो मैंने बना के दिखाया। दूसरा हो सकता है गोलीय। कैसा हो सकता है, गोलीय। अब गोलीय तरंगाग्र कैसे बनेगा, ये जो गोलीय तरंगाग्र है ये कैसा बनेगा, जब आप कोई बिंदु प्रकाश स्रोत लेते हो, मान लो मैंने ये कोई बिंदु प्रकाश स्रोत ले लिया, अब इससे क्या होगा, प्रकाश की तरंगें संचरित हो रही हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, चारों दिशा में। ठीक है, समदैशिक बिंदु प्रकाश स्रोत आपने ले लिया, तो किसी क्षण आपने क्या किया, एक एक इसके क्या बनाया, एक एक पृष्ठ बनाया जो कि लंबवत है इन प्रकाश तरंग के संचरण के, जिसमें जिसमें ये सभी कण क्या हो, एक समान कला में हो। तो बेटा ये खींचा गया पृष्ठ कैसा है, गोलीय है, तो ये गोलीय तरंगाग्र है। ठीक है, इसके अलावा बेटा एक और तरंगाग्र हो सकता है, कैसा, बेलनाकार। कैसा, बेलनाकार तरंगाग्र। बेलनाकार तरंगाग्र भी हो सकता है। कैसे, अगर आपका प्रकाश स्रोत जो है वो रेखीय है, कैसा है, लीनियर है, मान के चलो मैंने ये ले लिया, एक प्रकाश स्रोत ले लिया जो कि कैसा है, लीनियर, तो इससे बनने वाला जो तरंगाग्र होगा वो कैसा होगा, इस टाइप का होगा। ठीक है, कैसा, इस टाइप का एक बेलन। ठीक है, एक बेलन जैसा बनेगा, इसलिए मैंने कहा सर ये बेलनाकार तरंगाग्र होगा। ठीक है जी, ये आपने इस तरीके से बना लेना है, तो ये आपका बन गया। सही है, तो तरंगाग्र हमने क्या बनाया, प्रकाश तरंग संचरण के लंबवत खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसमें सभी कण समान कला में हो, उसे हम तरंगाग्र कहते हैं। 3 प्रकार का हो सकता है, समतल, गोलीय और बेलनाकार। समतल कब, जब प्रकाश की तरंगे देखो किस प्रकार से हैं, और गोलीय कब, जब एक बिंदु प्रकाश स्रोत होता है, और रेखीय कब, और बेलनाकार कब, जब प्रकाश स्रोत क्या हो, एक रेखीय हो। ठीक है जी, अच्छा अभी पूरी तरह से तरंगिकाओं का अभी सिद्धांत हुआ नहीं है, द्वितीय तरंगिकाओं सिद्धांत, अभी सिर्फ हमने पहली चीज समझी, क्या हमने समझा कि हमने क्या समझा, हमने समझा तरंगाग्र क्या होता है। अब जरा दूसरी चीज को समझें इसी में। ठीक है, क्या, वो है आपका द्वितीयक तरंगे। क्या है, द्वितीयक तरंगे। अभी द्वितीयक तरंगे क्या होती हैं, अच्छा इस बात को समझो, जब प्रकाश की तरंगें
किसी माध्यम में संचरण कर रही हो तो जो माध्यम के कण होते हैं वो भी क्या होते हैं, कंपन करने लग जाते हैं, और उनकी वजह से क्या होता है, उनकी वजह से नई तरंगें उत्पन्न होती हैं जिन्हें हम द्वितीयक तरंगें कहते हैं। मान लो यहाँ पर मैंने कोई एक बिंदुवत प्रकाश स्रोत ले लिया जिससे प्रकाश की तरंगें क्या हो रही हैं उत्सर्जित हो रही हैं। ओके जी, तो किसी क्षण यहाँ जो कण है, ठीक है, मैं कह रहा हूं से समान कला पर है, उनसे होके जाने वाला मैंने एक ए बी तरंगाग्र, ठीक है, एक ए बी गोली तरंगाग्र बनाया। अच्छा जी, इन कणों से नई द्वितीयक तरंगें उत्पन्न होंगी। जैसा कि मैंने कहा माध्यम के कण कंपन करने लग जाते हैं, तो माध्यम के कण अब अगर इन तरंगों की, ठीक है, चाल अगर मैंने वी ली हुई है और टी समय में जो नई द्वितीयक तरंगें होंगी ये वीटी दूरी तय करेंगी। तो मैंने क्या किया, प्रकाल में वीटी दूरी की एक डिस्टेंस ली, इन कणों को केंद्र मानकर मैंने क्या किया, इन तरंगों की, ठीक है, इस तरीके से क्या किया, इन तरंगों को इस तरीके से बना लिया। ठीक है, ये सर्कल थोड़े गलत बने लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना मान सकते हैं। ठीक है जी, तो ये जो नई तरंगों से होते हुए स्पर्श करते हुए जो मैं दूसरा ये पृष्ठ बनाऊंगा, ठीक है, ए डैश और बी डैश, ये क्या होगा, आपका एक नया तरंगाग्र होगा। क्या होगा, ये नया तरंगाग्र होगा। ठीक है जी, नया तरंगाग्र। अच्छा जी, इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, क्या तरंगाग्र क्या होता है, द्वितीयक तरंगें क्या होती हैं। अब बात आती है सर, जैसे जैसे ये तरंगें और दूर होती हुई चली जाती हैं तो ये जो आपने बनाया है तरंगाग्र, ये क्या हो जाता है, ये आपका समतल हो जाता है। ये कैसा हो जाता है, समतल। आप यहाँ से भी इस तरीके से एक तरंगाग्र बना सकते हैं जिसे मैं ए डबल डैश और बी डबल डैश कह सकता हूँ। तो जैसे जैसे आपका समय बढ़ेगा ये दूर जाता जाएगा तो यही तरंगाग्र आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से। मान लो ये कोई कण मैंने यहाँ ले लिया और इस तरीके से मैंने ये एक बना दिया। ठीक है, सेम बेटा यहाँ पर भी मैं इस तरीके से बना सकता हूँ। तो ये समतल तरंगाग्र आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, समतल तरंगाग्र आप यहाँ पर इस तरीके से डिजाइन कर सकते हो। सही है, सही है। तो ये क्या था, ये था बेटा हाइगेंस का द्वितीयक तरंगों का सिद्धांत। बताइए इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। सही है, ये क्या था, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगों का सिद्धांत। अब इन द्वितीयक तरंगों के सिद्धांत के आधार पर हाइगेंस ने प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन और व्यतिकरण और विवर्तन इनकी क्या की थी, व्याख्या की थी। तो अभी हम क्या देखने वाले हैं, यहाँ पर हम देखने वाले हैं बेटा हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के द्वारा प्रकाश के द्वारा परावर्तन की व्याख्या, मतलब प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कैसे। ठीक है, इसको जरा अच्छे से देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो मान के चलो मैंने एक जेड जेड डैश क्या लिया, एक परावर्तक पृष्ठ लिया। ये क्या है, जेड जेड डैश, मैंने एक परावर्तक पृष्ठ ले लिया है। पूरा अच्छे से ध्यान से देखते जाना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लगभग हर साल आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। माना जेड जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है और एक प्रकाश पुंज, ठीक है, जो कि इस पर तिरछा आपतित होता है। ठीक है, चलिए जी यहाँ से ले लेते हैं, एक प्रकाश पुंज निकालते हैं शेप्स में से। तो तुमने कहा सर एक प्रकाश पुंज ले लेते हैं इस तरीके से, जो कि इस परावर्तक पृष्ठ पर कैसा होता है, इस परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होता है, कैसा, तिरछा। ठीक है जी, इस बात को जरा अच्छे से समझना। यहाँ पे ये ले लेते हैं, इसको और बढ़ा देते हैं। बताइए इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। सही है, अच्छा। अब हमने क्या किया सर, ये किसी ए बिंदु पर आपतित होता है इस परावर्तक पृष्ठ के यहाँ। ठीक है, हमने एक काम किया सर, किसी क्षण ए बी एक लंबवत पृष्ठ लेते हैं इस प्रकाश पुंज के। ठीक है, इसको भी शेप से ही निकाल लेते हैं। हमने क्या किया, ए बी से क्या किया, एक परावर्तक पृष्ठ लिया, ए बी से ए से एक लंबवत पृष्ठ लिया ए बी। ठीक है, ए बी हमने एक लंबवत पृष्ठ लिया। तो ये क्या है, ए बी क्या है, तरंगाग्र है, जिसके लिए अभी क्या है, ये सभी कण इसमें क्या होंगे, प्रकाश पुंज के, आपने कहा से ये सभी एक समान कला में होंगे। अच्छा जी, अब प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार क्या होगा, चलिए जी यहाँ पर हमने ये काम किया, यहाँ पर हमने एक नॉर्मल तैयार कर लिया। ठीक है, अच्छा, अब आपने कहा से ये जो एंगल है ये क्या है, आपका आपतन कोण आई। ठीक है, अच्छा, जब आपका प्रकाश पुंज परावर्तक पृष्ठ के बिंदु ए पर क्या करेगा, आपतित होगा, तो ये ए बी क्या है, आपतित तरंगाग्र है, इसको ध्यान रखना। ए पर
ये क्या होगा, ए पर जैसे ही आपतित होगा तो यहां से हाइगेंस के अनुसार द्वितीयक तरंगें उत्पन्न होंगी। सही है। अच्छा जी, अब मान के चलो सर यहां से बी से जो प्रकाश तरंगे संचरण कर रही है, मान लो टी समय बाद, कितने समय बाद, यहां पर तरंग की चाल v है और टी समय बाद ये जो बी से यहां पर पहुंचने में, ठीक है, ए डैश बिंदु तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करेगी, तो आपने कहा सही वी टी दूरी तय कर लेगी। सही है। बी से ए डैश पहुंचने में बी ए डैश लिख देते हैं, कितनी दूरी तय होगी, वी टी दूरी तय होगी। तो जितने समय में बी से ए डैश तक ये प्रकाश तरंग यहां तक पहुंचेगी, उतने समय में ए डैश से जो द्वितीयक तरंग उत्पन्न हुई हैं वो वी टी दूरी तय करके कहीं और भी पहुंचेंगी। तो आपने कहा सर, ये देखते हैं, आपने क्या कहा सर, ये एक प्रकाश किरण इस तरीके से, चलिए मैं बना देता हूं आपके सामने, ठीक है, यहाँ कहीं पर इसका ओके जी व्हाइट कलर कर दिया। तो जो द्वितीयक तरंगें होंगी वो टी समय में मान के चलो यहाँ कहीं पर बी डैश पर पहुंच जाएंगी। ठीक है, क्या कहा हमने, जो प्रकाश तरंग है, जो द्वितीयक तरंग होंगी ए से, वो क्या होंगी, टी समय में जब बी ए डैश तक पहुंचेगा तब ए से द्वितीयक तरंगें कहाँ पहुंच जाएंगी, बी डैश तक पहुंच जाएंगी। तो आपने कहा सर जो ए बी डैश है, जो आपका ए बी डैश है, ये भी क्या होगा, वी टी होगा। बताइए, इतनी बात क्लियर है। तो सिंपल सी बात है बेटा, ए डैश बी डैश ये क्या होगा, ए डैश बी डैश आपका एक नया तरंगाग्र होगा, जो है आपका, देखो यहाँ पर ए बी क्या था, आपतित तरंगाग्र था। कैसा था, आपतित, आपतित तरंगाग्र, आपतित तरंगाग्र। और जो आपने बनाया ए डैश बी डैश, ये क्या है आपका, परावर्तित, परावर्तित तरंगाग्र, परावर्तित तरंगाग्र। ओके, तो यहां से इस चित्र से आपको एक चीज तो क्या हो जाती है क्लियर, क्या प्रकाश का पहला नियम क्या था कि आपतन आपतितकरण, परावर्तितकरण और आपतन बिंदु अभिलंब क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तो यहां से आपको ये पता चल गया। देखो, आपतित तरंगाग्र आप देख सकते हो, जो आपतित तरंगाग्र है, परावर्तित तरंगाग्र है और परावर्तक पृष्ठ, ये तीनों क्या है, एक ही तल में है। तो आप सीधे सीधे कह सकते हो प्रकाश का प्रथम नियम तो चित्र से ही स्पष्ट हो रहा है। अब दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के इक्वल होना चाहिए। तो आपने कहा सर यहाँ से ये किरण इस तरीके से, ठीक है, क्या होगी, नई द्वितीयक तरंगें बनेंगी। तो आप अगर यहाँ पर अगर आप ये अभिलंब बना लेते हैं तो आपने कहा से ये जो कोण बनेगा ये कितना बन जाएगा आपका, आर बन जाएगा। बताइए क्लियर है कि नहीं है। सही है, एक मिनट, ये हमने कोण ज़्यादा ले लिया, ये कोण क्या बन जाएगा आपका, आर बन जाएगा। यहाँ कोण अगर आर है तो ये आर होगा, ये भी आपका आर होगा। ठीक है, 90 माइनस आई, फिर 90 से 90 माइनस आई माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, आर आई हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी ये कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। चलिए जी, इतनी बात आपके सामने क्लियर हो जानी चाहिए। सही है, अच्छा जी, सिंपल सी बात है। तरंगाग्र क्या होता है, ये लंबवत पृष्ठ होता है, यहाँ भी लंबवत होगा, दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं। अब जरा आप दोनों के दोनों त्रिभुज देखें, दो त्रिभुज बन रहे हैं, कौन कौन से, ए बी ए डैश और दूसरा त्रिभुज ए बी डैश ए डैश। अगर आप ये दोनों त्रिभुज देखें, त्रिभुज ए बी ए डैश व त्रिभुज ए बी डैश ए डैश, अगर आप इन दोनों त्रिभुज में देखें तो आपको कुछ चीजें कॉमन मिलेंगी। जैसे कि अगर हमने यहाँ देखा, जो आपका ए बी डैश है वही आपका बी ए डैश है, वी टी देखो दोनों इक्वल है। जो आपका बी ए डैश है वही आपका ए बी डैश है, सेम। अच्छा जी, इसके अलावा अगर आप देखें तो एंगल ए बी ए डैश यहाँ 90 डिग्री का एंगल है और ए बी डैश ए डैश ये भी 90 डिग्री का एंगल है। एंगल ए बी ए डैश इक्वल है एंगल ए बी डैश ए डैश, ईच 90 डिग्री एंगल। सही है, अच्छा जी। तीसरी बात अगर आप देखें, इन दोनों त्रिभुजों में ए डैश कॉमन है। देखो ए डैश ए डैश ये दोनों में इक्वल है, तो ए डैश क्या हो गया, इक्वल हो गया, मतलब उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा हो गई। तो बेटा ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या है, सर्वांग सम हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं सीधी सीधी बात कि त्रिभुज ए, ठीक है, त्रिभुज कौन कौन से थे, ए बी ए डैश, कौन कौन से, आपने कहा सर एक तो ए बी ए डैश व त्रिभुज ए बी डैश ए डैश, कैसे हो जाएंगे, ये सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है, कैसे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो आपने कहा सर ये क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। और अगर ये सर्वांग सम है तो इनके जो एंगल हैं
ये वाले एंगल बी ए डैश, बी ए, ये बेटा ये वाला, ठीक है, आई, ठीक है, बी ए डैश, और आपने देखा सर यहाँ पर बी ए डैश ए, ये दोनों क्या होंगे, ये इक्वल होने चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंग, ठीक है, आई और आर क्या हो जाएंगे, इक्वल, मतलब बी ए डैश, आपने क्या कहा सर, एंगल बी ए डैश इक्वल हो जाएगा एंगल किसके, बी ए डैश ए, ठीक है, बी ए डैश ए, मतलब आई एंगल इक्वल हो जाएगा एंगल आर के। तो इससे आपको पता चल गया सर प्रकाश का दूसरा नियम भी यहाँ से क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो आप सीधे सीधे एक बात कह सकते हो क्या, कि सर हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से आपने प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या तो इजीली कर दी। अच्छा जी, अब हम यहीं से देखेंगे क्या, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के द्वारा तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कैसे। अब देखो, अभी हमने जेड जेड डैश क्या लिया था, एक परावर्तक पृष्ठ लिया था। अब आप एक काम करो, जेड जेड डैश आप क्या ले लो, एक अपवर्तक पृष्ठ ले लो। तो मैंने ये जेड जेड डैश एक अपवर्तक पृष्ठ ले लिया है, ठीक है। अगेन वही एक प्रकाश पुंज जो कि तिरछा इस पर आपतित होता है, ठीक है, एक प्रकाश पुंज लेते हैं जो कि इस पर तिरछा आपतित करा देते हैं। मान लो ये एक प्रकाश पुंज मैंने ले लिया है, ठीक है, और इसी का क्लोन बना लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं, ओके जी। तो ये आपका आ जाएगा एक प्रकाश पुंज, ठीक है, जो कि इस अपवर्तक पृष्ठ पर क्या हुआ है, तिरछा आपतित हुआ है। अच्छा, तो हमें पता है सर अपवर्तन से क्या होगा, अपवर्तन से बेटा हम ये जानते हैं कि जो प्रकाश किरण है, ठीक है, प्रकाश किरण नहीं तरंग, ठीक है, ये क्या होगी, आपकी झुकेगी, ठीक है। अच्छा एक मिनट, हमने तरंगाग्र तो लिया ही नहीं, आप इसके लंबवत पहले एक तरंगाग्र ले लेना ए बी, जिसमें ये कण जो होंगे क्या होंगे, एक समान कला में होंगे। तो यहाँ ये जो प्रकाश तरंग है, ठीक है, क्या होगी, यहाँ पर द्वितीयक तरंगिकाएं बनेंगी। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के अकॉर्डिंग यहाँ पर तरंग की वजह से क्या होंगी, द्वितीयक तरंगिकाएं बनेंगी। जब ये जो प्रकाश पुंज है सबसे पहले अपवर्तक पृष्ठ पर ए बिंदु पर क्या करेगा, आपतित होगा, और आपतित होने के बाद यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं बनेंगी। अच्छा जी, माध्यम अलग अलग हैं तो प्रकाश की तरंगों की चाल भी अलग अलग होगी। तो यहाँ V1 चाल मान लेते हैं, और नीचे यहाँ दूसरे माध्यम में V2 चाल मान लेते हैं। तो यहाँ जो बी से ये जो प्रकाश तरंग है यहाँ ए डैश तक पहुंचने में मान लो टी समय लेती है, तो बी से ए तक पहुंचने में दूरी, ठीक है, V1 टी लेगी। अच्छा जी, इतने समय में जो प्रकाश तरंग है जो ए से, ठीक है, द्वितीयक तरंगिकाएं बनेंगी, वो द्वितीयक तरंगिकाएं V2 स्पीड के साथ, ठीक है, V2 चाल के साथ टी समय में मान लो यहाँ कहीं बी डैश पर आ जाती हैं, सही है, यहाँ कहीं बी डैश पर आ जाती हैं। हाँ वो चाप और ले लेना, ठीक है, ऐसा क्या V2 डिस्टेंस का आपने प्रकाल में चाप लिया और यहाँ पे इस तरीके से चाप लगा लिया, ठीक है, वो सब भी आप कह सकते हो। और फिर बी डैश से ए डैश को मिलाया, बी डैश को ए डैश से मिलाया, इन दोनों चापों को मिलाया, तो ये जो ए डैश बी डैश जो दिखाएगा ना, ये क्या दिखाएगा, नया तरंगाग्र दिखाएगा, ठीक है। ये सब आपकी थ्योरी में इंक्लूड होता है, लेकिन समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अब ये जो ए बी है, ए बी क्या है आपका आपतित तरंगाग्र हो जाएगा, ए डैश बी डैश आपका क्या हो जाएगा, अपवर्तित तरंगाग्र हो जाएगा। अच्छा जी, और ये दोनों ही क्या होंगे, 90 डिग्री के एंगल पर होंगे इस तरीके से, ठीक है। और अब आपको पता है सर यहाँ पे आप क्या कर लेना, एक इस तरीके से तरंगाग्र बना लेना। अच्छा जी, जो कि यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं इस तरीके से क्या होंगी, फिर फ्लो होंगी। अब यहाँ पर भी आपको दो तरह के त्रिभुज देखने के लिए मिलेंगे, एक मिलेगा ए बी ए डैश। अब आपको पता है सर ये जो है आपतन कोण आई है, ठीक है, आपतन कोण क्या है, आई है। अच्छा, और अगर ये आपतन कोण आई है, ये टोटल कितना होगा, यहाँ ये क्या होगा 90 माइनस आई, ये हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये भी 90 होगा, तो आपने कहा से ये जो एंगल बन जाएगा ये कितना हो जाएगा, आई, मतलब आपतित कोण। और सेम अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये क्या है आपका आर है, ये कितना बचा 90 माइनस आर, तो ये कितना बचेगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ आर, क्योंकि टोटल 90 डिग्री का एंगल है। अब अगर आप यहाँ पर क्या लोगे, एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर साइन आई लेता हूँ, क्या साइन आई, तो साइन आई क्या होगा, लंब बट्टे कर्ण। तो आपने कहा सर लंब इसमें कौन होगा, ए डैश, ना लंब क्या होगा, ये तो कर्ण हो गया, ए डैश क्या हो जाएगा, कर्ण। और लंब की बात करें एंगल के सामने वाला, मतलब बी ए डैश, ठीक है, कौन, बी ए डैश ओवर ए डैश। बी ए डैश कितना होगा, V1 टी ओवर ए डैश को ए डैश रहने दो बेटा। साइन आर अगर मैं निकालता हूँ, साइन आर, तो आपने कहा साइन आर के लिए आपने क्या कहा, साइन आर कितना आएगा, वही लंब बट्टे कर्ण। तो आपने कहा सर लंब मतलब एंगल के सामने ए बी डैश, ए बी डैश ओवर ए डैश, तो बेटा ए बी डैश कितना है, V2 टी ओवर ए डैश।
अच्छा जी, स्नेल के नियम को निकाल लें, ठीक है, वो पहला नियम तो हो गया क्लियर। अब अगर हम स्नेल का नियम निकालें यहाँ पर साइन आई ओवर साइन आर, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, v1t ओवर ए डैश, ठीक है, इनटू ए डैश ओवर v2t। देखो ए डैश से ए डैश गया, t से t गया, तो आपने कहा से ये आ गया v1 ओवर v2, जो कि एक कांस्टेंट है, जो कि एक कांस्टेंट है। माध्यम एक में प्रकाश तरंग की चाल और माध्यम दो में प्रकाश तरंग की चाल का अनुपात, ये क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। और स्नेल का नियम भी तो यही कहता है कि साइन आई ओवर साइन आर, ये क्या आता है, एक कांस्टेंट, एक नियतांक आता है। हाँ, स्नेल के नियम में ये नहीं था v1 ओवर v2, लेकिन हमें यहाँ पर हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से ये पता चल गया कि ये जो होगा साइन आई बटे साइन आर, जिसे आप अपवर्तन भी जानते हो, ठीक है, एक माध्यम का दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक किससे, पहले माध्यम के अपवर्तनांक के सापेक्ष। तो आप ये कह सकते हो सही v1 ओवर v2 भी है, मतलब पहले माध्यम में प्रकाश तरंग की चाल ओवर दूसरे माध्यम में प्रकाश तरंग की चाल। तो आपको यहाँ से ये चीज भी क्या होती है, क्लियर हो जाती है। बताओ, इतनी बात क्लियर है। तो आप यहां से आपने देखा सर, आपने यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन की भी व्याख्या आपने कहां से कर दी, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से आपने यहाँ कर दी, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपसे साफ साफ कहूंगा, ठीक है, आप थ्योरी को जरूर पढ़ लेना इसकी अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर आपने समझ लिया अच्छी से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप थ्योरी को जरूर पढ़ लेना, क्योंकि एक बार समझने के बाद थ्योरी आसान हो जाती है, फिर कोई दिक्कत रहती ही नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं प्रकाशीय पथ की। अब प्रकाशीय पथ क्या होता है, मान लो प्रकाश आपका n अपवर्तनांक वाले किसी माध्यम में क्या कर रहा है, संचरण कर रहा है। प्रकाश की जो तरंग है वो n अपवर्तनांक वाले किसी माध्यम में क्या कर रही है, संचरण कर रही है। अच्छा जी, तो हमने ये कहा, एक बात करते हैं सर, इस माध्यम में प्रकाश की चाल मान लो v है, निर्वात में तो हम जानते हैं क्या होती है, c होती है, ठीक है। तो d दूरी तय करने में ये प्रकाश चाल, ये जो प्रकाश किरण है, ये कितना समय लेगी, मुझे आप बताइए। तो आपने कहा, सिंपल सी बात आपने कही सर, हमने एक प्रकाश तरंग के सिद्धांत से एक फॉर्मूला पढ़ा है, v इक्वल सी बाई एन। बताओ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। अब मैंने कहा सर d कोई दूरी है, d कोई डिस्टेंस है, इसको तय करने में ये प्रकाश की जो तरंग है ये कितना समय लेगी। तो आपने कहा सर समय बराबर दूरी बट्टे चाल, तो d ओवर c ओवर n गया ऊपर, ये आया nd बाई सी। तो समय कितना आया, nd बाई सी। और वहीं अगर मैंने बोला कि ये निर्वात में, ठीक है, निर्वात में कितनी डिस्टेंस चलेगी, ठीक है, ये जो प्रकाश की जो तरंग है संचरण कर रही है निर्वात में, ठीक है, कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। तो आपने कहा सर निर्वात में प्रकाश की चाल c होती है, और इसी समय में पूछा मतलब nd बाई सी, तो c गया, कितना बचेगा nd, ठीक है जी। तो ये क्या निकाला आपने, nd, यही है प्रकाशीय पथ, ऑप्टिकल पाथ, ठीक है, प्रकाशीय पथ nd। तो निर्वात में जो प्रकाश की किरण है जो n अपवर्तनांक वाले माध्यम में, ठीक है, d डिस्टेंस दूरी करने के लिए कितना समय ले रही है, nd बाई सी। तो उतनी ही t समय में वो प्रकाश की जो प्रकाश की तरंग है वो निर्वात में nd डिस्टेंस क्या करेगी, कवर करेगी, ठीक है। और यही क्या है आपका, यही है आपका प्रकाशीय पथ। अच्छा जी, अब बात करते हैं सर प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक बात समझना, क्या हम ये अच्छे से जानते हैं, ठीक है, v इक्वल क्या होता है, c बाई एन, ठीक है। अरे इसको भी जाने दो, हम ये चलो एक एग्जांपल लेके चलो कि जो प्रकाश की तरंग है वो आपकी क्या हो रही है, वो वायु से कहाँ जा रही है, जल के अंदर जा रही है, ठीक है। तो आप एक फॉर्मूला जानते हो, v इक्वल न्यू लैम्डा। बताओ जानते हो कि नहीं जानते हो। और क्योंकि ये किस में जा रही है, वाटर में, तो हमने कहा सर लैम्डा डब्लू। न्यू क्या है, फ्रिक्वेंसी, आवृत्ति। प्रकाश जब अपवर्तन होता है तो आवृत्ति बदलती नहीं है, तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, आपको पता है, सही है। तो हमने कहा सर तरंग दैर्ध्य और चाल, तो v इक्वल कितना आ गया, न्यू लैम्डा डब्लू मतलब किसमें, वाटर के अंदर प्रकाश तरंग की तरंग दैर्ध्य। अच्छा जी, अच्छा आगे यही बात अगर मैं निर्वात की बात करूं तो c इक्वल कितना होना चाहिए, न्यू लैम्डा। सही बात है। एक काम करो सर, डिवाइड दे दो, v में c का डिवाइड दे दो। तो आपने कहा सर v अपॉन सी इक्वल आएगा न्यू, ठीक है, क्या आएगा, न्यू लैम्डा डब्लू ओवर न्यू लैम्डा। अच्छा जी, आपने फॉर्मूला पढ़ा v इक्वल सी बाई एन, सही है। तो एक बात बताओ, c को अगर मैं नीचे ले जाऊं, v बाई सी इक्वल कितना चाहिए, 1 बाई एन। अच्छा, तो ये हो जाएगा 1 बाई एन इक्वल न्यू से तो न्यू गया, यहाँ आया लैम्डा डब्लू ओवर लैम्डा। मुझे एक बात बताओ, ये जो लैम्डा डब्लू होगा, ये लैम्डा डब्लू कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई एन, सही है। और एन क्या है, अपवर्तनांक है उस माध्यम का,
ठीक है। तो n क्या है, जल का अपवर्तनांक आ जाएगा, क्योंकि हमने अब जल के अंदर तरंग को संचरित करा दी है। तो सिंपल सी बात है, अगर प्रकाश की तरंग किसी और माध्यम में जा रही है, उसका अपवर्तनांक आपको पता है, तो उस तरंग का, ठीक है, तरंग दैर्ध्य क्या होगी, ये आप यहाँ से इजीली क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, लैम्डा बाई एन। बस आपको ये फॉर्मूला लगाना है। बताइए बताइए, क्लियर है कि नहीं है? सही है। तो प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, आप उसके अपवर्तनांक से भाग दे दीजिए और आपको उसकी तरंग दैर्ध्य भी पता चल जाएगी। बताइए, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? चलिए जी, अब इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। किसी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य आपको दी हुई है, ठीक है। एक प्रकाश की तरंग दैर्ध्य आपको कितनी दे दी है, 0.00006 सेंटीमीटर। एक काम करो, इसको अपनी वैज्ञानिक पद्धति में लिख लो, 6.0 इंटू 10 टू पावर कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो आपने कहा से ये आ जाएगा माइनस का 5, ओके जी, सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरंगदैर्ध्य को माइक्रोन तथा एंगस्ट्रॉम में व्यक्त कीजिए। तो आपको बताया सर, एक माइक्रोन में बेटा जो माइक्रोन होता है कितना होता है, 10 टू पावर माइनस 6 मीटर, ठीक है। तो 10 टू पावर माइनस 6, पहले तो इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो 10 की पावर 2 का मल्टीप्लाई करके। तो तुमने कहा सर 10 टू पावर माइनस 4 सेंटीमीटर एक माइक्रोन में होता है, और यहाँ 10 टू पावर माइनस 5। तो सिंपल सी बात है, आप इसे लिखो 6.0 इंटू 10 टू पावर माइनस 1 को बाहर कर लो, 10 टू पावर माइनस 4 को अलग कर लो, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, माइक्रोन हो गया। तो 6, सिंपल सी बात है, इसे आपने लिखा 0.6 माइक्रोन, ओके जी, हो गया। एंगस्ट्रम की बात की जाएगी तो बेटा एक एंगस्ट्रम इक्वल होता है 10 टू पावर माइनस 10 मीटर। सेम 10 टू पावर माइनस 8 क्या होगा, सेंटीमीटर होगा। अब आपको अगर यहाँ पे एंगस्ट्रम में चाहिए वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्ध्य, तो आपने कहा सर ये 6.0 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 है, माइनस 8 के लिए 10 टू पावर 3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। अब ये 6000 हो जाएगा यहाँ पर 6000 और 10 टू पावर 8, ठीक है। ये क्या दिखाएगा, एंगस्ट्रम, सेंटीमीटर में था ना, ये सेंटीमीटर में था। ये लीजिए तरंग दैर्ध्य आपने व्यक्त कर दी, ठीक है। ये हल्के फुल्के एक एक नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। अच्छा बेटा, ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है। दो माध्यमों के सीमांत पृष्ठ पर एक तरंगाग्र 10 डिग्री के कोण पर आपतित हो रहा है। अच्छा जी, मतलब आपतन कोण 10 डिग्री है। प्रथम माध्यम में ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकंड है तथा तरंगदैर्ध्य 1 मीटर है। यदि द्वितीय माध्यम में ध्वनि का वेग 1450 मीटर पर सेकंड हो। अच्छा, एक दो सिंपल सी बात है, प्रथम माध्यम में चाल v1 हमने कितनी ले ली, 330 मीटर पर सेकंड ले ली है, और द्वितीय माध्यम में v2 हमने कितना ले रखा, 1450 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तरंगदैर्ध्य दी हुई है पहले माध्यम में, लैम्डा 1 ले लो, कितना 1.0 मीटर, ओके जी। यदि द्वितीय माध्यम में ध्वनि का वेग ये है तो ज्ञात कीजिए अपवर्तित तरंगा की आवृत्ति। ये देखो सिंपल सी बात है, अगर आपका तरंगा अपवर्तित होता है तो आवृत्ति तो चेंज होगी नहीं, तो जो पहले माध्यम में होगी वही आवृत्ति क्या होगी, दूसरे माध्यम में होगी। अब सिंपल सी बात है, आप जानते हो v इक्वल क्या होता है, न्यू लैम्डा होता है। क्या होता है, न्यू लैम्डा। तो न्यू क्या है, आपकी आवृत्ति है, तो v अपॉन लैम्डा इक्वल न्यू, सही है। तो v आप क्या कर रहे हो सर, पहले माध्यम की अगर हम बात करते हैं तो आपने कहा सर v1 कितना है 330 ओवर लैम्डा कितना है 1.0 इक्वल न्यू, तो न्यू आपका आ जाएगा 330 हर्ट्ज, ठीक है। तो आवृत्ति क्या होगी बेटा, आवृत्ति क्या है इस ध्वनि की, तो आपने कहा सर 330 हर्ट्ज है, ओके जी। अब हमें आवृत्ति तो पता चल गई, तरंग दैर्ध्य की बात करें तो तरंग दैर्ध्य तो चेंज हो जाती है, सही है। तरंग दैर्ध्य क्या होती है, तरंग दैर्ध्य आपकी चेंज हो जाती है। अब वो कैसे निकालेंगे, अब दूसरे माध्यम में आप जानते हो मैं न्यू इक्वल क्या लिख सकता हूँ, वहीं से ले लो। न्यू इक्वल में क्या लिख सकता हूँ, v2 अपॉन लैम्डा। अच्छा, यहाँ लैम्डा 1 लिख लेते हैं, ठीक है, लैम्डा 1 मैंने लिया भी है, यहाँ लैम्डा 2 ले लेते हैं, मुझे लैम्डा 2 चाहिए। तो लैम्डा 2 क्या हो जाएगा, आपने कहा सर v2 अपॉन न्यू, और v2 क्या है 1450 ओवर न्यू, न्यू की वैल्यू कितनी है 330। आप इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, तो जो भी लैम्डा 2 की वैल्यू आएगी, ठीक है, किस में, मीटर में आ जाएगी, मीटर में ही है, हाँ जी। तो आपको ये लैम्डा 2 की यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी। इसे सॉल्व करके बस डिवाइड ही तो देना है, तो आप डिवाइड दे देना और आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। लैम्डा 2 आपको तरंगदैर्ध्य भी मिल जाएगी। अगर अब इन्होंने क्या बोला, अपवर्तित कोण निकालिए, मतलब आर, आपको अपवर्तित कोण चाहिए। एक बात बताओ, हम इतना जानते हैं 1 and 2 याद आया, ये अपवर्तनांक क्या होता है आपका, साइन आई ओवर साइन आर, यही तो होता है 1 and 2। ये क्या होता है n2 ओवर n1। और हमने यहाँ हाइगेंस के नियम में हमने क्या देखा कि ये क्या होता है, प्रकाश की जो जो चालें होती है, प्रकाश तो चलो अलग हो गया, तो ध्वनि है, यहाँ पे चालों का रेशियो भी आता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा v2 ओवर
V1 हो जाएगा इक्वल क्या, साइन आई ओवर साइन आर, ठीक है, यही आएगा। एक मिनट, V1 ओवर V2 होता है, ये तो हमने थोड़ा गलत लिख दिया। क्या होता है ये, यहाँ पर होता है V1 ओवर V2 इक्वल साइन आई ओवर साइन आर, सही है। यही हमने यहाँ पर अभी अभी देखा अपवर्तन के नियमों से। तो बेटा V1 आपको पता है 330 और V2 आपको पता है कितना, V2 आपको पता है 1450, साइन आई की वैल्यू आपको 10 डिग्री पता है, साइन आर आपको निकालना रह गया। चलिए निकाल ही लेते हैं, ठीक है। क्या है आपके सामने, आपने कहा सर यहाँ आएगा V1 ओवर V2 इक्वल साइन आई ओवर साइन आर। तो V1 कितना है 330 और V2 कितना है 1450। तो साइन आई कितना है 10, तो आपको क्या चाहिए साइन आर। तो आपने कहा सर साइन आर इक्वल आपको मिल जाएगा साइन 10 इंटू 145 ओवर 33, ठीक है। वही आपको कैलकुलेशन करनी है। तो अगर आप देखें साइन 10 की वैल्यू आपको यहाँ गिवन होगी, साइन 10 की वैल्यू कितनी गिवन है 0.1736, ठीक है। जब ऐसी कुछ हड़कंप, ठीक है, हड़कंप मचाने वाली ऐसी वैल्यूज आती हैं तो आपको सब कुछ गिवन होता है, बस आपको फिर सॉल्व करना है। और क्योंकि आपको ये भी वैल्यूज गिवन है साइन 50 की, तो मे भी यहाँ पर साइन 50 से रिलेटेड ही आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेट करें इसको और उसके बाद आर की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लें, ठीक है। तो आर की वैल्यू मे भी शायद 50 ही आ रही हो क्योंकि उसमें साइन 50 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पे इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए जी आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, तरंगों का व्यतिकरण। जरा इस बात को अच्छे से समझो, व्यतिकरण इंटरफेरेंस क्या होता है। जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगें एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं, किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगें एक साथ चलती हैं, तो उनके अध्यारोपण से, सुपरपोजिशन से क्या होता है, किन्हीं पॉइंट पर तीव्रता जो होती है प्रकाश की वो ज्यादा हो जाती है और किन्हीं पॉइंट पर प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है, लगभग शून्य हो जाती है। तो इन्होंने वही लिखा है कि उनके अध्यारोपण से माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं से क्या होती है, योग से भिन्न होती है। और कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता बहुत अधिक पाई जाती है जबकि कुछ बिंदुओं पर कम और अथवा शून्य होती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं, ठीक है जी। अब व्यतिकरण भी आपको दो तरह का होता है, एक होता है संपोषी व्यतिकरण और दूसरा होता है विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण क्या है, जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है उसे उस जगह पर क्या होता है, संपोषी व्यतिकरण होता है। और जहां पर लगभग शून्य होती है, अंधेरा रहता है, ठीक है, और जिन बिंदुओं पर तीव्रता लगभग शून्य होती है उन बिंदुओं पर व्यतिकरण को हम क्या कहते हैं, विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो ये तो डेफिनेशन होगी दो तरंगों के व्यतिकरण की। अब बात करेंगे सर परिणामी तीव्रता की। तो मान के चलो सर मैंने तरंगे ले ली, दो सरल आवर्त, ठीक है, प्रगामी तरंगे ले ली y1 जिसका आयाम क्या है a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है जी। ये के एस क्या है, के क्या है, प्रोपोगेशन वेक्टर है। ओमेगा, ओमेगा तो आप जानते ही हैं क्या होता है 2 पाई एन भी कह देते हैं, एन मतलब यहाँ पर फ्रिक्वेंसी को लेके चल रहे हैं, या एफ कह दो, या कई लोग यहाँ पर एफ की जगह पे क्या लेते हैं, न्यू भी ले लेते हैं, ठीक है, न्यू भी ले लेते हैं फ्रिक्वेंसी को। अच्छा जी, तो आपने कहा सर ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास एक सरल आवर्त गति, एक सरल आवर्त प्रगामी तरंग है y1 जिसमें आयाम क्या है a1 है। एक दूसरी तरंग भी मैं ले लेता हूं जिसका आयाम a2 है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई। फाई क्या है, कलांतर, ठीक है, इनमें क्या है, फाई कलांतर है। अच्छा जी, तो अध्यारोपण के सिद्धांत से हम जानते हैं सर जो परिणामी तरंग की तीव्रता होगी वो क्या होगी, परिणामी जो तरंग होगी क्या होगी, y1 प्लस y2। अच्छा, तो y1 क्या है आपका a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस y2 क्या है a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। ओके बेटा, जरा थोड़ा सॉल्व करते हैं। a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसको a मान लो और फाइव को b मान लो। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या ओपन होगा, साइन a ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉस बी मतलब कॉस फाइव प्लस कॉस ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स और साइन बी मतलब साइन फाइव। ओके, इतनी बात क्लियर है। तो ये दोनों में से मुझे कुछ कॉमन नजर आ रहा है, तो आपने कहा सर यहाँ आएगा a1 प्लस a2 कॉस फाइव, ये अलग हो जाएगा। कॉमन क्या आ गया, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस बचा क्या, यहाँ पर देखो इसे उठा के रख लो, ये क्या है आपके पास कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स और साइन फाइव। बताइए, इतनी बात क्लियर है। अच्छा, a2 कहाँ चला गया हमारा, a2, अच्छा ये a2 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा, a2 का यहाँ भी तो होगा, तो ये लो a2 हमारा यहाँ भी आ गया, सही है।
अच्छा एक काम करते हैं, क्या कुछ एज्यूम करते हैं, क्या लेट ये जो है a1 प्लस a2 कॉस फाई, इसको हमने क्या माना r कॉस थीटा, और जो आपका वहां पर a2 साइन फाई है इसको मैं मान लेता हूं क्या r साइन थीटा। बताइए कोई दिक्कत है? नहीं है ना। अच्छा तो इन दोनों को जरा यहाँ पर क्या करो, रिप्लेस करते हैं। तो तुमने कहा से जो परिणामी y आएगा, जो y आ जाएगा, y कितना आएगा, r cos थीटा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस r साइन थीटा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है जी, यही आ जाएगा। अच्छा बेटा r तो आपने कॉमन ले लिया, बचा क्या आपके पास, बचा कॉस थीटा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, r तो आपने कॉमन ले रखा है, यहाँ क्या है साइन थीटा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, ये आपके पास इतना आ जाएगा। एक और बात बेटा, ये तो r है, यहाँ आपको क्या मिलेगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ सिंपली एक फॉर्मूला मुझे नज़र आ रहा है, यहाँ सिंपली मुझे एक फॉर्मूला नज़र आ रहा है, जैसे आप कह सकते हो साइन ए प्लस बी मतलब थीटा। ये आर की वैल्यू कैसे निकालें, जरा ये भी देख लेते हैं। ये जो आर है, इस आर की वैल्यू आप कैसे निकालोगे। ठीक है, ये तो परिणामी क्या हो जाएगी, परिणामी तरंग हो जाएगी। अच्छा आर की वैल्यू कैसे निकालें, आप एक काम करो, इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1 और इसे मान लो इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को क्या करो, स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो तुमने कहा सर फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर किया और सेकंड इक्वेशन को स्क्वायर किया और ऐड कर दिया, तो आपको मिलेगा सर आर कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा का स्क्वायर इक्वल a1 प्लस a2 कॉस फाई का स्क्वायर प्लस a2 साइन फाई का स्क्वायर। यही था ना, a2 साइन फाई। अच्छा जी, ये हो जाएगा इतना। जब आप इतना देखोगे सर, यहाँ मिलेगा r2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर भी आप जरा इसको सॉल्व करें तो a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कॉस फाई प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ये आ जाएगा आपके पास। यहाँ पर आर स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी कितनी होती है 1, तो आपने कहा सर यहाँ बचा आर स्क्वायर, यहाँ पर भी a1 का स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, और यहाँ पर a2 स्क्वायर कॉमन लोगे तो कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई अगेन 1 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। बताइए ये आ जाएगा ना आपके पास। अच्छा ये a1 क्या है, a2 क्या है, ये सिंपल सी बात है, ये आपके आयाम है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ना हम एक और चीज जानते हैं। क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि जो प्रकाश की जो तीव्रता होती है ना, वो इनके आयाम के स्क्वायर पर क्या करती है, डिपेंड करती है। सही है। अच्छा जी, अच्छा जी, तो आपने साफ साफ यहाँ कह सकते हो कि जो आई है वो मैं कह सकता हूँ के ए स्क्वायर, के कोई भी मैं कांस्टेंट मान लेता हूँ। तो आपको यहाँ पर क्या पता चलेगा, ठीक है, यहाँ आर क्या है, आर क्या है, आयाम है। ठीक है, किसका, इस परिणामी तीव्रता का। जरा देखना, आर क्या है, परिणामी तीव्रता का आयाम है। तो आर स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ के आई स्क्वायर, क्यों, आयाम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनली तो होती है तीव्रता। तो तुमने साफ साफ कहा सर, इसे मैं लिख सकता हूँ के आई स्क्वायर, आई क्या है, परिणामी तीव्रता है, इक्वल a1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, के आई1 का स्क्वायर प्लस के आई2 का स्क्वायर प्लस यहाँ 2। ठीक है, और आपको पता है सर a1 अगर a2 अगर आप निकालोगे क्या आएगा, अंडर रूट के आई1 अंडर रूट के आई2। के आपके पास एक कांस्टेंट है और ये क्या है आपका कॉस फाई। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो के तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से के निकल आएगा, अंडर रूट के हो जाएगा, के चारों ये सब दोनों तरफ से के कट जाएगा। तो आपको सिंपली जो परिणामी तीव्रता आई स्क्वायर मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, आई स्क्वायर, क्यों सिर्फ आई मिलेगा ना, ये बेटा ऑलरेडी आर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, आई स्क्वायर दिया हुआ है, तो हमने स्क्वायर क्यों लगा दिए। एक मिनट, ये थोड़ा गलत हुआ। ये क्या आएगा आपका के आई, ये के आई1 आ जाएगा और ये क्या आएगा के आई2। ओके, ऑलरेडी स्क्वायर है ना, स्क्वायर के ही तो प्रोपोर्शनल है। अच्छा जी, अब ठीक है, ये हमसे थोड़ी गड़बड़ हुई, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना। अच्छा तो आई आपका क्या हो जाएगा, आई1 प्लस आई2 प्लस 2 अंडर रूट आई1 आई2 कॉस फाई, कॉस
फाई, आपके पास ये मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो जो परिणामी तीव्रता है वो सीधे सीधे किस पर डिपेंड कर रही है, फाई, मतलब किस पर, कलांतर पर। जो परिणामी तीव्रता है वो कलांतर पर क्या कर रही है, निर्भर कर रही है। तो इसके लिए हम क्या सोच सकते हैं, तो इस बात को समझो अच्छे से। जो आपकी परिणामी तीव्रता है वो अगर फाई पर निर्भर कर रही है तो वो भी किस पर, कॉस फाई पर। तो अगर हमें चाहिए मैक्सिमम तीव्रता मतलब आई मैक्सिमम, तो आई मैक्सिमम चाहिए तो जो कॉस फाई है ये +1 होना चाहिए। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, +1। और ये कब हो सकता है, जब फाई की वैल्यू क्या होगी, या तो 0, 2 पाई, 4 पाई, ठीक है, 2 पाई, 3 पाई, ठीक है, हाँ 3 पाई क्यों, अगर आप यहाँ पर लोगे क्या आएगा, 0, 2 पाई, 4 पाई या 6 पाई, इस तरीके से। तो आपने कहा सर जो फाई की एक जनरल अगर मैं वैल्यू बताऊँ क्या हो सकती है, 2m पाई हो सकती है, जहाँ पर m की वैल्यू क्या आएगी, 0, 1, 2, 3, इस तरीके से, सही है। तो आपको फाई क्या मिल जाएगा, 2m पाई। तो सिंपल सी बात है, जो आई मैक्सिमम है जब कॉस थीटा कितना होगा, +1 होगा, वो कब होगा, जब फाई की वैल्यू क्या आएगी, 2m पाई आएगी, सही है। अच्छा जी, तो आपने कहा सर, क्या कहा, अगर मैं पथांतर को लेके चलता हूँ, ये क्या हो जाएगा, 2m पाई तो कलांतर हो गया। पथांतर और कलांतर में एक रिलेशन होता है 2 पाई/λ इंटू पथांतर, जिसे आप डेल्टा एक्स कह सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं डेल्टा एक्स को लेके चलता हूँ तो ये क्या आएगा, λ/2 पाई इंटू कितना आ जाएगा, फाई, ठीक है, लैम्डा ऊपर 2 पाई नीचे। अच्छा, फाई की वैल्यू जैसे जैसे आप रखोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर मिलेगा क्या, आई मैक्सिमम, मतलब तीव्रता ज़्यादा। तो यहाँ पर आप देखो फाई की वैल्यू अगर आप 0 रखोगे तो पथांतर आपको क्या मिलेगा, 0। जब आप फाई की वैल्यू 2 पाई रखोगे तो पथांतर कितना मिलेगा, लैम्डा। फाई की वैल्यू 4 पाई रखोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 2λ, और इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो आपको पथांतर क्या मिलेगा, 0λ, 2λ, 3λ, 4λ, इस तरीके से बढ़ता हुआ चला जाएगा, सही है। तो आपको पथांतर भी मिल गया। अब यहाँ क्या है, आई मैक्सिमम है, इसका मतलब यहाँ पर कैसा व्यतिकरण हो रहा है, संपोषी। बात क्लियर है कि नहीं है, ठीक है, यहाँ कैसा व्यतिकरण है, संपोषी, क्योंकि यहाँ तीव्रता मैक्सिमम है। ओके, अब अगर हम बात करते हैं किसकी, विनाशी व्यतिकरण की, तो इसके लिए आपका जो तीव्रता है वो मिनिमम होनी चाहिए, और तीव्रता अगर मिनिमम है तो जो कॉस फाई की वैल्यू होगी वो -1 होगी, कॉस की, ठीक है, कॉस की जो वैल्यू है मिनिमम कितनी होती है, -1 हो सकती है। तो इसका मतलब जो फाई है, इस फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इस फाई की वैल्यू सिंपल सी बात है, अगर -1 चाहिए तो क्या होना चाहिए, पाई होनी चाहिए, एक तो 3 पाई, ठीक है, 5 पाई, और इसी तरीके से 7 पाई एंड डेट एज, ठीक है, मतलब ऑड इंटीजर्स में आपको मिलेगी। तो सिंपल सी बात है, मैं फाई को क्या कह सकता हूँ, 2m-1 इंटू पाई कह सकता हूँ, जहाँ पर m की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0, 1, 2, 3, 4, डेट एज, सही है। तो यहाँ पर आपको क्या होगी, तीव्रता कम होगी, विनाशी व्यतिकरण होगा। और अगर मैं यहाँ से क्या चाहता हूँ सर, पथांतर की वैल्यू चाहता हूँ, तो सिंपल सी बात है, आप देख सकते हो, अगर मुझे डेल्टा एक्स मतलब पथांतर चाहिए तो यही फॉर्मूला ले लो, डेल्टा/2 पाई इंटू फाई। फाई की वैल्यू जब आप पाई करोगे, पाई से पाई गया, कितना आएगा, λ/2। जब आप 3 पाई करोगे तो आपका ये आ जाएगा 3λ/2, और फर्दर इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो इन पथांतर पर आपको क्या मिलेगा सर, विनाशी व्यतिकरण मिलेगा, सही है जी। चलिए जी, इससे नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो चलिए जी, अब बात करते हैं किसकी, कला संबंध स्रोतों की, ठीक है। तो कला संबंध स्रोत क्या होते हैं, तो सिंपल सी बात, पहले मुझे ये बताइए कि अगर आपने 2 प्रकाश स्रोत ले लिए, 2 स्वतंत्र प्रकाश स्रोत लिए, तो क्या आप उनसे व्यतिकरण प्रतिरूप बना पाओगे, जी नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों प्रकाश स्रोतों के द्वारा उत्सर्जित प्रकाश तरंगों के बीच कलांतर नियत नहीं रहेगा, वो स्थिर नहीं रहता है। तो कहीं पर्दे पर, ठीक है, आप इन दोनों स्रोतों के सामने जो पर्दा रखेंगे तो कहीं पर्दे पर किसी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता कहीं अधिक होगी, तो कहीं पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कहीं पर ज्यादा तेज क्या होगा, उजाला होगा, और कहीं पर क्या होगा, अंधेरा होगा। और ये प्रोसेस इतनी तेजी से होता है कि आपकी आंखों को इसके बारे में पता ही नहीं चलता है, तो आपको वहां पर व्यतिकरण देखने के लिए नहीं मिलता। तो क्या होना चाहिए, तो आपके पास दोनों प्रकाश स्रोत ऐसे होने चाहिए जिनमें कलांतर नियत हो। और ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब एक मूल प्रकाश स्रोत से ही आप 2 प्रकाश स्रोत बना लें, जैसा कि हम यंग के प्रयोग में भी देखेंगे, ठीक है। तो कला संबंध स्रोत क्या है, तो वे प्रकाश स्रोत जिनमें कलांतर
नियत रहता है उन्हें हम कला संबंध स्रोत कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोहेरेंट सोर्सेस कहते हैं। इनको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। वे प्रकाश स्रोत जिनमें कलांतर नियत हो। अब ये कलांतर कितना, 0 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, π/2 या कितना भी हो, ठीक है, लेकिन नियत होना चाहिए, ठीक है। वो समय के साथ बदलना नहीं चाहिए। और अगर हम किसी एक ही प्रकाश के स्रोत को लेके चलेंगे, मान लो हम जैसे कि यंग के प्रयोग में देखेंगे भी, हमने यंग के प्रयोग में क्या करेंगे, मान लो हमने यहाँ पर कोई एक प्रकाश स्रोत S ले लिया, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 छिद्र और लेंगे जो कि क्या हो जाएंगे, एक ही मूल प्रकाश स्रोत है, उससे हम 2 प्रकाश स्रोत बनाएंगे। अब अगर एक के कलांतर में अगर परिवर्तन होता है तो उसी के साथ दूसरे के में भी होगा, तो जिसकी वजह से इनमें कलांतर क्या रहता है, नियत रहता है। तो कला संबंध स्रोत क्या है, कला संबंध स्रोत वे होते हैं, ठीक है, वे प्रकाश स्रोत जिनकी प्रकाश तरंगों में क्या हो, जिनमें कलांतर नियत हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, कला संबंध स्रोत कहते हैं। अब प्रकाश का प्रतिपालित व्यतिकरण या फिर प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण के लिए क्या क्या शर्तें होती हैं, सिंपल सी बात, ठीक है। यहाँ पर 5 पॉइंट है, इनको जरा अच्छे से पढ़ लीजिए। क्या, प्रकाश के दोनों स्रोतों से निकलने वाली तरंगों की कलाओं का अंतर स्थिर रहना चाहिए, जैसा कि कहा वे कला संबंध स्रोत होने चाहिए, उनके द्वारा उत्सर्जित जो प्रकाश तरंगें होंगी उनकी कलाओं का अंतर कैसा होना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, नियत रहना चाहिए, तभी आपको व्यतिकरण अर्थात फ्रिंजें देखने के लिए मिलती हैं। अच्छा जी, दोनों तरंगों की तरंगदैर्घ्य अथवा आवृत्तियां बराबर होनी चाहिए। जो दोनों प्रकाश तरंगें होंगी, अब सिंपल सी बात है, अगर वो कला संबंध स्रोत है, एक ही प्रकाश है, ठीक है, एक वर्णीय प्रकाश है, एक ही मूल प्रकाश स्रोत से आपने 2 प्रकाश स्रोत बनाए, तो यकीनन उनकी तरंगों की तरंगदैर्घ्य क्या होगी, तरंगदैर्घ्य अथवा आवृत्तियां कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो हाँ जी, अगर तो आपको एक मूल स्रोत लेना है, कला संबंध स्रोत ही लेने हैं। दोनों तरंगों के आयाम बराबर अथवा लगभग बराबर होने चाहिए। तो उन दोनों प्रकाश स्रोत से निकलने वाली जो प्रकाश तरंगे हैं उनके आयाम या तो बराबर हो या लगभग बराबर हो, ठीक है। प्रकाश के दोनों स्रोत एक दूसरे के अति निकट होने चाहिए। अब जो दोनों प्रकाश स्रोत हैं वो क्या होने चाहिए, अत्यधिक निकट होने चाहिए, क्योंकि अगर आपने दूर दूर कर दिया तो पथांतर क्या होगा, ज्यादा होगा, और पथांतर ज्यादा हो गया तो फ्रिंजें क्या हो जाएंगी, पास पास आ जाएंगी, जिसके वजह से क्या होगा, आपको फ्रिंजेस देखने के लिए नहीं मिलेंगी, व्यतिकरण वहां पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसलिए हमने ये कहा कि प्रकाश के दोनों स्रोत एक दूसरे के अति निकट होने चाहिए, दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए। जो भी आप प्रकाश सोर्स लोगे, प्रकाश स्रोत जो लोगे, वो अत्यंत क्या होनी चाहिए, संकीर्ण होने चाहिए। अच्छा जी, तो ये क्या है, प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण की शर्तें कह सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग 3 नंबर में या 2 नंबर में पूछ भी ली जाती हैं बोर्ड एग्जाम्स में। अच्छा जी, अब हम करते हैं क्या, प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण, यंग का व्यतिकरण संबंधी द्विरेखा छिद्र। अब जो हमने अभी 2 तरंगों का व्यतिकरण देखा और उसके ऊपर पूरी परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला भी निकाला, ये क्या था, 2 तरंगों का व्यतिकरण था। अब यहाँ पर प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण हो गया, बात एक ही है, ठीक है, दोनों में लगभग बात एक ही है, बस वहां पर 2 तरंगों मतलब ध्वनि तरंग भी हो सकती हैं और भी कोई तरंग हो सकती हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण के लिए, डेफिनेशन वही है सेम, ठीक है, कि एक माध्यम में चलने वाली 2 प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से, ठीक है, कहीं तीव्रता ज्यादा कहीं तीव्रता कम, तो इसी को हम क्या कहेंगे, प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण कहेंगे। और प्रकाश के व्यतिकरण को समझाने के लिए यंग, ठीक है, यंग नाम के एक वैज्ञानिक ने अपना बहुत ही फेमस क्या दिया, एक प्रयोग दिया, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, यंग का व्यतिकरण संबंधी द्विरेखा छिद्र प्रयोग। बहुत ही अच्छा प्रयोग है। और इस प्रयोग में सर थॉमस यंग ने क्या किया था, सन 1801 में इन्होंने क्या किया, 3 पर्दे लिए, एक पर्दा लिया L, एक पर्दा लिया आपका क्या M, और एक पर्दा आपका क्या लिया M, ठीक है, M। अच्छा जी, LMN इन्होंने 3 पर्दे लिए और यहां क्या किया, यहां पर इन्होंने एक S प्रकाश स्रोत लिया। ये क्या है, S क्या है, एक प्रकाश स्रोत है। इस प्रकाश स्रोत से क्या होगा, प्रकाश की तरंगें चलेंगी, ठीक है। अब आपको पता है सर, तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगाग के रूप में, अगर तरंगों के रूप में चलेगा, तो अगर यहाँ पर हम मान के चलते हैं सर, यहाँ पर तरंगाग्र क्या होगा, आगे की ओर बढ़ेगा। साथ ही जो M पर्दा है, M पर्दे पर भी क्या किया उन्होंने, M पर्दे पर भी क्या किया, दो छिद्र लिए जो कि S से क्या है, समान दूरी पर थे, ठीक है। एक ले लिया S1 और एक ले लिया S2। ओहो, लगता है S कहीं और बना गया, कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, यहाँ S को थोड़ा और बना लेते हैं नीचे की ओर। तो हमने ये किया सर, एक S1 ले लिया और एक S2 ले लिया, सही है।
तो सर थॉमस यंग ने क्या किया, एक प्रकाश स्रोत यहाँ पर ये एस लिया हुआ है और एस से समान दूरी पर S1 S2 दूसरे पर्दे पर दो छिद्र और ले लिए, संकीर्ण छिद्र, ठीक है। तो यहाँ से जब प्रकाश तरंगों के रूप में चलेगा S1 S2 से नई तरंगें उत्पन्न होंगी जिन्हें हम द्वितीयक तरंगें कहेंगे, ठीक है। तब इनके, ठीक है, तब यहीं से आपको इस एन पर्दे पर क्या नजर आएंगी, कुछ फ्रिंजेस नजर आएंगी जो कि दीप्त होंगी अदीप्त होंगी, मतलब कहीं पर तीव्रता ज्यादा होगी प्रकाश की तो कहीं पर तीव्रता प्रकाश की कम होगी। तो जहां तीव्रता कम है वह ब्लैक, ठीक है, और जहां पर आपकी तीव्रता ज्यादा है वहां पर आपको एक दीप्त फ्रिंज नजर आएगी, सही है। तो इसकी तरंग सिद्धांत से कैसे व्याख्या की गई उसको हम देखने वाले हैं। तो आप समझिए यहां से जो तरंगाग्र चलेंगे, ठीक है, तो तरंगाग्र को भी इन्होंने दो तरीके से दिखाया, ठीक है। एक तो था अविच्छिन्न चाप, ठीक है, अविच्छिन्न चाप के जरिए। तो अविच्छिन्न चाप क्या है, अविच्छिन्न चाप बेटा इन्होंने बताया क्या, श्रृंग के नाम से, श्रृंग। और जो विच्छिन्न चाप होंगे, विच्छिन्न चाप होंगे, विच्छिन्न चाप वो क्या रहे, आपके गर्त रहे, ठीक है। जैसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक को कहते हैं इसे क्रस्ट और दूसरे को क्या कहते हैं, ट्रॉफ, ठीक है जी। तो इस तरीके से इन्होंने लिए। तो यहां से देखो ये आपका एक श्रृंग बना, फिर ये डॉटेड लाइन, ठीक है, जो कि क्या है, विच्छिन्न चाप। ये चाप कैसा है, अविच्छिन्न, और दूसरा चाप ये कैसा है, विच्छिन्न। तो ये एक श्रृंग, एक गर्त, फिर एक श्रृंग आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा, गर्त आएगा, लीजिए, फिर एक गर्त आ गया, फिर एक श्रृंग आएगा, सही है। इस तरीके से क्या हुआ, ये तरंगा के रूप में इस तरीके से चलेगा। अब S1 S2 नए प्रकाश स्रोत हो गए। अब यहां से भी एक श्रृंग, एक गर्त बनेगा। तो यहाँ पे बेटा पहले एक श्रृंग बना, यहाँ भी एक श्रृंग बनेगा, फिर एक गर्त बनेगा, यहाँ से एक गर्त बन गया, ठीक है। तो इसका भी क्या होगा, एक गर्त बन जाएगा, लीजिए, दूसरे प्रकाश स्रोत का। तो आप इस तरह से देखोगे, फिर एक क्या बनेगा, श्रृंग बनेगा इस S1 स्रोत का, ठीक है, ये श्रृंग बन गया। और S2 स्रोत का भी एक श्रृंग बनाते हैं। तो आपने कहा सर ये लो श्रृंग बन गया यहाँ पर S2 सोर्स का, ओके जी। फिर S1 का एक गर्त इस तरीके से हमने लिया, सही है, इस तरीके से हमने इसका एक गर्त ले लिया, और S2 के लिए भी एक गर्त लो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसका भी एक गर्त ले लिया, ये लीजिए, ओके जी। तो यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से क्या किया, अपनी पूरी व्याख्या दी। तो आप यहाँ पर ये देखो कि जहां पर आपके दो श्रृंग एक दूसरे को काट रहे हैं, ठीक है, S1 और S2 के दो श्रृंग कहाँ कहाँ काट रहे हैं, तो आपने कहा से देखो, एक तो यहाँ, ठीक है, जहां श्रृंग और क्या गर्त एक दूसरे को काट रहे हैं। तो देखो एक श्रृंग यहाँ काट रहा है, ठीक है, और श्रृंग और एक गर्त देखो यहाँ काट रहा है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप देखोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, एक बहुत ही अच्छा पैटर्न देखने के लिए मिलता है। एक मिनट, यहाँ तो चलिए ये चित्र थोड़ा अच्छा नहीं बना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको और थोड़ा एलिब्रेट करके देखोगे आप तो आपको क्या पता चलेगा कि यहाँ पर आपको कुछ रेखाएं मिलती हैं, ठीक है। जहां पर आपके श्रृंग श्रृंग, जहां पर आपके श्रृंग श्रृंग या अथवा गर्त गर्त, श्रृंग श्रृंग अथवा अथवा गर्त गर्त क्या करेंगे, काटेंगे, गर्त गर्त क्या होंगे, एक दूसरे को काटेंगे। तो वहां पर आपकी कुछ रेखाएं बनती हैं जिसे हम कहते हैं क्या, प्रस्पंद रेखाएं कहते हैं, स्पंद रेखाएं कहते हैं। और इनको इंग्लिश में कहते हैं एंटी नोडल लाइंस, एंटी नोडल लाइंस कहते हैं। तो इन लाइंसों से आपको कैसी फ्रिंजेस मिलती हैं, दीप्त फ्रिंजेस मिलती हैं। जैसे कि आप देख रहे हो ये क्या है, आपका एक श्रृंग है, यहाँ श्रृंग है, यहाँ एक कट रहा है, ठीक है। चलिए जी इसे व्हाइट सर्कल से दिखा देते हैं, ठीक है, ओनली जिसको हमने फिल नहीं किया। ऐसे ही आपके और भी यहाँ पर कुछ काटते काटते हुए मिलेंगे आपको, ठीक है। एक गर्त गर्त होगा या फिर श्रृंग श्रृंग होगा। तो इस तरीके से आपको जो भी इस तरह की रेखा काटती हुई मिलेंगी, तो जो भी रेखा आपकी इस तरीके से काटते हुए मिले, ठीक है, ये रेखाएं क्या होंगी, आपकी प्रस्पंद रेखाएं होंगी। और आपको यहाँ पर दीप्त फ्रिंजेस मिलेंगी, मतलब ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगी। और ऐसे ही जहां पर एक श्रृंग एक गर्त को काट रहा होगा अथवा गर्त एक श्रृंग को काट रहा होगा, जैसे कि अगर आप देखो यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर देखो तो जैसे आप ले सकते हो यहाँ इस वाले पॉइंट को, यहाँ एक श्रृंग एक गर्त को काट रहा है, ठीक है। सेम और भी ऐसे ही आपको और भी पॉइंट मिलेंगे। तो जैसे जैसे आप इन पॉइंटों को मिलाओगे, ठीक है, जहां पर क्या होगा, ये तो यहाँ श्रृंग श्रृंग आ गया, ठीक है। तो इस तरह के जो भी आपको पॉइंट मिलेंगे, ठीक है, इनको हम क्या कहेंगे, निस्पंद रेखाएं कहेंगे। कैसी रेखाएं बोलेंगे, निस्पंद रेखाएं कहेंगे, निस्पंद रेखाएं कहेंगे। और इंग्लिश में क्या कहेंगे, नोडल लाइंस कहेंगे। तो यहाँ पर आपको कैसी रेखाएं मिलेंगी, कैसी रेखाएं, यहाँ पर कैसी फ्रिंजेस मिलेंगी, आपको यहाँ पर डार्क फ्रिंजेस मिलेंगी, ठीक है, अदीप्त फ्रिंजेस मिलेंगी। तो ऐसे आपने क्या किया, यंग ने क्या किया, यहाँ पर अपने इस रेखा छिद्र प्रयोग के द्वारा
तरंग सिद्धांत को, ठीक है, प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण को काफी अच्छे से समझाया। चलिए जी, अब हम यहाँ पर ये पता करेंगे कि इन्होंने प्रिज्म की चौड़ाई नाप कर कैसे प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात की, या सीधी सादी बात है हम प्रिज्मों की चौड़ाई की बात, चौड़ाई के बारे में बात करेंगे। तो आपको पता है सर, पर्दे पर जो प्रिज्म हमें प्राप्त होंगी वो कैसी प्राप्त होंगी। देखो, कहीं पर हमें क्या एक डार्क फ्रिंजेस प्राप्त होगी, ठीक है, और कहीं पर हमें क्या होगी एकांतर क्रम में, इसी तरीके से पहले डार्क फ्रिंज फिर ब्राइट प्रिज्म, फिर एक डार्क प्रिज्म प्राप्त होगी, सही बात है, फिर एक ब्राइट प्रिज्म प्राप्त होगी, फिर एक डार्क प्रिज्म प्राप्त होगी इस तरीके से, फिर एक ब्राइट प्रिज्म प्राप्त होगी, फिर एक डार्क प्रिज्म प्राप्त होगी। इस तरीके से आप देखोगे तो हमें क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पर कहीं कहीं पर क्या मिलेंगी, हमें एकांत क्रम में पहले एक डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट, इस तरीके से फ्रिंजेस प्राप्त होंगी। तो इन किन्हीं भी दो डार्क अथवा दो ब्राइट, ठीक है, किन्हीं भी दो दीप्त अथवा अदीप्त प्रिज्मों के बीच की जो चौड़ाई होगी उसी को हम क्या कहेंगे, उसी चौड़ाई को हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं सर, ये हमारा पर्दा है, ये हमारा क्या है, पर्दा है, और यहाँ पर एस हमारा क्या है, वो सोर्स है जो एक मूल स्रोत है प्रकाश का। और हमने क्या किया सर, यहाँ पर क्या था हमारा S1 था, और यहाँ क्या था हमारा S2, यहाँ S1 और ये S2। तो ये काम करते हैं सर, ये मान के चलते हैं, चलिए ये एक पर्दा ले लेते हैं, ये मान के चलते हैं कि ये एक पर्दे पर S1 से क्या हुआ, यहाँ P पर कहीं पे एक प्रिज्म बन रही है। तो एक काम करो, यहाँ पे एक सेंट्रल में इस तरीके से हम क्या बना लेते हैं, एक सेंट्रल प्रिज्म बना लेते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका C हो जाएगा, यहाँ पॉइंट क्या हो जाएगा आपका O हो जाएगा, ठीक है। और S1 और S2, ठीक है, यहाँ से एक दीप्त प्रिज्म, कैसी प्रिज्म, दीप्त प्रिज्म आपको P बिंदु पर प्राप्त हो रही है इस पर्दे पर, ठीक है। अच्छा जी, तो आपको क्या करना है सर, हमें प्रिज्म की चौड़ाई निकालनी है। तो एक काम करो, O से लेके P तक की प्रिज्म कौन सी है, कोई XM मान लो, ठीक है। O से लेके P, ये क्या है, MV प्रिज्म है कोई, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की प्रिज्म की जो चौड़ाई है सेंटर से लेके P तक की वो क्या है, XM हम मान लेते हैं। अच्छा जी, तो एक काम करो, अगर हम यहाँ पथांतर की बात करें तो पथांतर क्या होगा, एक परपेंडिकुलर यहाँ डाल दो, मान लो ये ए किसी पॉइंट पर मिल रहा है, ठीक है, जरूरी नहीं कि ये सेंटर वाली लाइन से क्रॉस होके ही जाए, ठीक है। एक अगर आपने यहाँ इस तरीके से क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया, मान लो ए किसी पॉइंट पे ये काट रहा है, सही है। अच्छा जी, एक बात करते हैं सर, यहाँ अगर ये एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है, तो ये जो एंगल होगा, ठीक है, सी से एक, सी को आप पी से क्या कीजिए, मिलाइए, तो ये जो एंगल होगा ये भी क्या होगा आपका थीटा एंगल होगा, सही है। अच्छा जी, अगर आप ट्रेंगल, अगर आप यहाँ पथांतर देखें, क्या देखें, पथांतर, तो आपका पथांतर क्या है, तो आपने कहा सर एक काम करो, डिस्टेंस मान लो, ये कैपिटल डी डिस्टेंस मैंने मान ली, क्या, पर्दे की इन दोनों प्रकाश स्रोतों से दूरी, S1 और S2 की मिडल की दूरी को मैंने क्या कह दिया सर, स्मॉल डी, सही है। इनको क्या कहा मैंने, स्मॉल डी। तो आपको पता चलेगा सर, पथांतर की अगर बात करें तो पथांतर क्या है, ये क्या, S2A, तो S2A को मैं क्या कह सकता हूँ, S2A को मैं कह सकता हूँ S2P माइनस S1P इक्वल S2A, सही बात है। ये हो जाएगा मेरा क्या, पथांतर S2A S2P, ठीक है, माइनस S1A S1P इक्वल S2A, सही है जी। तो ये क्या हो गया, मेरा पथांतर होगा। अच्छा जी, एक बात, अब अगर हम यहाँ पर क्या ले, ट्रेंगल लेके चलें, ठीक है, ट्रेंगल कौन सा, एक तो ट्रेंगल आप ये ले लो S1 S2A या S1A S2, S1A S2, वह ट्रेंगल अगर आप दूसरा लेके चलो कौन सा, COP, COP। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो देखो, एक तो आपको 90 डिग्री का एंगल मिल रहा है, सेम यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल आपको मिल जाएगा, ठीक है, सेम आपको यहाँ भी क्या मिलेगा, 90 डिग्री का एंगल। जो एंगल थीटा यहाँ सी पर है वही एंगल क्या है, यहाँ S1 पर भी आपको मिल रहा है थीटा एंगल। मतलब दो एंगल ए प्रॉपर्टी से हमें ये तो पता चल गया कि ये दोनों ट्रेंगल कैसे हैं, समरूप हैं। और ऐसे ये ट्रेंगल अगर समरूप हैं तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि सर यहाँ पर आप एक काम करो, अगर मैं S1 S2A ट्रेंगल की अगर बात कर रहा हूँ तो थीटा के सामने कौन सी साइड है, S2A इक्वल, सेम COP ट्रेंगल में थीटा के सामने कौन सी साइड है, तो आपने कहा सर OP, यहाँ OP ले लिया, अपॉन अपॉन यहाँ बेटा 90 डिग्री के सामने कौन सी साइड है आपकी S1 S2, और OP के सामने OP, अच्छा, और यहाँ पर बेटा 90 डिग्री के सामने कौन सी साइड आएगी आपकी CP, सही है, कौन सी साइड आएगी, CP आएगी। अच्छा, तो क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जो P है वो O के क्या है, पास में है, तो हम ये कह सकते हैं जो CP है वो CO के क्या है, इक्वल है, ठीक है। अगर ये P बिंदु O के बहुत पास में होगा तो CP लगभग CO के इक्वल होगा, ठीक है, पास में लेके चलेंगे, चूंकि P बिंदु, ठीक है, P बिंदु क्या है आपका O के समीप है, O के
समीप है, तो अगर ये समीप है तो इसका मतलब जो Cp है वो इक्वल आएगा किसके, CO के। और अगर Cp CO के अगर इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब हम Cp को CO कह सकते हैं। तो S2A ओवर S1S2 इक्वल OP ओवर CO, ठीक है। और जो जो चीजें आपको पता है जरा यहाँ पर रखना स्टार्ट करो, ठीक है। जैसे S2A, ठीक है, S2A आपको कितना पता है, तो S2A क्या है, S2A तो आपका क्या है, S2A है आपका पथांतर। अच्छा जी, तो जो जो चीजें आपको पता है जरा यहाँ यहीं पर देखो जरा ध्यान से। तो हमने क्या सर, S2A ओवर S1S2, S1S2 के मिडिल की डिस्टेंस कितनी है D इक्वल OP, OP आपको कितना गिवन है XM ओवर CO, CO कितना है आपका कैपिटल D। चलिए जी, तो हमें यहाँ से पथांतर तो मिल जाएगा, पथांतर हमें कितना मिल जाएगा, तो S2A ये पथांतर आपको मिल जाएगा कितना, XM इंटू डी स्मॉल डी ओवर कैपिटल डी। तो ये आपको क्या मिला सर, ये आपको पथांतर मिल गया। अच्छा जी, जरा ध्यान देखना, ध्यान से देखना, हमें अभी क्या मिला है सर, पथांतर मिला है। क्या मिला है, पथांतर आपको मिल गया, ठीक है। कितना मिल गया, S2A ये आपको कितना मिल गया है, XM स्मॉल डी ओवर कैपिटल डी। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ, हमने ठीक है थोड़ी देर पहले ही देखा था दीप्त फ्रिज्मों के लिए, ठीक है, पथांतर क्या निकाला था, ठीक है। दीप्त फ्रिज्मों के लिए, दीप्त फ्रिंजों के लिए हमने क्या बताया था, पथांतर 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, इस तरीके से हमने क्या बताया था, पथांतर बताया था किसके लिए, दीप्त फ्रिज्मों के लिए। अच्छा जी, तो यह सीधी बात कहें तो सर m लैम्डा ये क्या होता है, पथांतर होता है किसके लिए, दीप्त फ्रिज्मों के लिए। तो m लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा, XM इंटू स्मॉल डी ओवर कैपिटल डी। सही बात है, यहाँ m की वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 4, इस तरीके से m की क्या है यहाँ पर, ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। सही है, तो अगर मैं बात करता हूं किसकी, XM प्रिज्म की, तो XM इक्वल क्या मिल जाएगा, M लैम्डा D ओवर स्मॉल d। सही बात है, तो ये जो XM था, ये XM क्या था, ये XM था आपका, मान लो यहाँ पर ही मान के चलते हैं, ये कोई प्रिज्म थी XMV प्रिज्म, ठीक है। ये क्या थी, एक MV प्रिज्म थी जिसकी यहाँ O से डिस्टेंस, ठीक है, कितनी थी, XM थी। एक बात बताओ, इससे ऊपर अगर कोई प्रिज्म और ले लें, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने कैसी वाली प्रिज्म ले ली है, आप यहाँ तक की ले लेना। सही है, तो ये XM हो गया, यहाँ पर आपने ले लिया क्या, XM तक। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ तक की कोई फेज में लूंगा इससे ऊपर वाली फेज में, तो वो कौन सी होगी, M+1 भी फेज में होगी। तो आपने कहा सही है XM+1, ठीक है। इतनी ये वाली फेज में कौन सी होगी, XM+1। तो एक बात बताओ, अगर मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, मतलब चौड़ाई चाहिए दो दीप्त प्रिज्मों की, तो अगर मैं XM+1 प्रिज्म से XM, ठीक है, MV प्रिज्म को अगर माइनस कर दूंगा तो मुझे ये चौड़ाई मिल जाएगी। सही बात है। अच्छा जी, तो मैंने क्या करना है, अगर मुझे प्रिज्म की चौड़ाई मान लो मैंने ओमेगा, ठीक है, या W कह रहा हूं मैं इसे, अगर प्रिज्म की चौड़ाई को मैंने W कह दिया तो क्या होनी चाहिए, XM+1 माइनस XM होनी चाहिए। तो आपने कहा सर यहाँ आ जाएगा M+1, यहाँ से लो लैम्डा D ओवर स्मॉल d माइनस XM कितना है, M लैम्डा कैपिटल D ओवर D। तो आपने कहा सर जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, M+M माइनस M क्या होगा 1। तो यहाँ आपको मिलेगा लैम्डा D ओवर D इक्वल कितना, प्रिज्म चौड़ाई, ठीक है। तो ये आपको प्रिज्म चौड़ाई पता चल जाएगी। और तरंगदैर्घ्य ज्ञात करनी है, तो यहाँ से लैम्डा इक्वल कितना आ जाएगा, W स्मॉल d ओवर कैपिटल D। हाँ जी, तो यहां से आपको ये तरंगदैर्घ्य भी पता चल जाएगी। सही है, लेकिन ये किसके लिए था, दीप्त प्रिज्मों के लिए था। अच्छा, और अगर मैं बात करता हूं किसकी, अदीप्त प्रिज्मों के लिए, ठीक है, अदीप्त प्रिज्मों के लिए। अच्छा जी, तो इनके लिए हमें क्या पता है सर, इनके लिए हमें पथांतर पता है, कितना होता है, λ/2 3 λ/2, ठीक है। या इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा, तो हमें पता है पथांतर जो होता है इनका होता है 2m-1 इंटू λ/2, जहां पर m की वैल्यू क्या होती है, 0 1 2 3 4, इस तरीके से। ये किसके इक्वल हो जाएगा, XM कैपिटल स्मॉल d, ठीक है, XM स्मॉल d ओवर कैपिटल D, ठीक है, ये इतना हो जाएगा। अब आपको क्या करना है सर, यहाँ से आप XM निकालिए, तो XM कितना निकल कर आएगा, 2m-1 इंटू लैम्डा कैपिटल D ओवर D। अच्छा, ये λ/2 रह गया, ये लो 2 मैंने नीचे लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं XM+1, ठीक है, M+N भी अदीप्त प्रिज्म की बात करूंगा तो वो कौन सी हो जाएगी, 2 इंटू M की जगह बस M+N हो जाएगा, -1 λ D ओवर कितना
2d, थोड़ा सॉल्व करते हैं तो 2m प्लस 1 कितना आ जाएगा 2m प्लस 1 लैम्डा डी ओवर कितना 2d। तो अब अगर मुझे फ्रिज में चौड़ाई चाहिए ओमेगा या डब्ल्यू कह देते हैं, तो ये आपने आ गया, ठीक है। ओमेगा अलग चीज़ है, डब्ल्यू अलग चीज़ है, ठीक है, मैं उस प्रोनाउंस कर रहा हूँ उसको डब्ल्यू। अच्छा जी, तो आपने कहा सर डब्ल्यू इक्वल कितना आ जाएगा एक्स एम प्लस एन माइनस एक्स एम। ओके, तो जब आप ये निकालोगे तो आपको इसमें से सीधी बात है यहाँ पर 2m माइनस 1 को क्या करना है, माइनस करना है। तो कीजिए लेमडा डी ओवर 2d, लेमडा डी ओवर 2d ये तो आपको कॉमन आ जाएगा। 2m प्लस 1 से 2m माइनस 1 माइनस करेंगे तो 1 और ये 1 ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा ना। तो यहाँ आपको मिल जाएगा कितना 2 लेमडा डी ओवर 2 स्मॉल डी, 2 से 2 गया तो आपको क्या मिलेगा लेमडा डी ओवर डी। तो इस तरह आपको पता चला कि अद्वितीय प्रिज्मों की चौड़ाई भी वही है जो द्वितीय प्रिज्मों की चौड़ाई है। देखो लेमडा ये कितना आया था लेमडा डी ओवर स्मॉल डी, यहाँ भी आपको क्या मिला लेमडा डी ओवर स्मॉल डी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा जी, इसके साथ साथ आप एक और जानिए क्या, कोणीय स्थिति, ठीक है, प्रिज्मों की कोणीय स्थिति वो क्या हो जाएगा, मान लो एमवी प्रिज्म की कोणीय स्थिति क्या आ जाएगी एक्स एम ओवर डी, सही है। अच्छा जी, और m प्लस एन वाले की क्या आ जाएगी एक्स एम प्लस 1 ओवर डी। तो अगर आपको चाहिए कोणीय स्थिति थीटा किसी प्रिज्म की तो आप ये कह सकते हो सर एक्स एम प्लस 1 ओवर डी माइनस एक्स एम ओवर डी। तो अगर दीप्त प्रिज्म है तो 1/d निकाल लो, और यहाँ तो आपने निकाल ही लिया एक्स एम प्लस एन माइनस एक्स एम, दीप्त हो अदीप्त हो इन दोनों का कितना आता है आपको पता ही है कितना आता है। तो आपने कहा सही ये आता है लेमडा कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी, सही है। तो डी से डी गया कितना बचेगा लेमडा ओवर डी। तो ये क्या आ गया आपका किसी भी प्रिज्म की कोणीय स्थिति, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं कोणीय प्रिज्म चौड़ाई, ठीक है, कोणीय प्रिज्म चौड़ाई भी इसी को कह देते हैं। तो आप देख सकते हो थीटा इक्वल क्या आ गया लेमडा बाई डी। तो बहुत ही आसानी से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, एक और चीज कर सकते हो क्या, डब्ल्यू इक्वल आपको पता है क्या होता है, ये होता है आपका लेमडा कैपिटल डी ओवर डी, सही है। अच्छा, तो यहाँ से लेमडा अपॉन डी की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो डी कैपिटल डी को नीचे भेज दो तो आपको यहाँ मिलेगा लेमडा ओवर डी। तो यहाँ आप इसको, ठीक है, कोणीय प्रिज्म चौड़ाई को थीटा इक्वल क्या कह सकते हो लेमडा ओवर डी को डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डी भी कह सकते हो, ठीक है। डब्ल्यू क्या है प्रिज्म चौड़ाई है, दो दीप्त या अदीप्त प्रिज्मों की चौड़ाइयाँ हैं जिनको आप इस फॉर्मूले के जरिए निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ठीक है, वो इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है समझ लेना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 25:16 है, उनके आयामों का अनुपात क्या है। यदि दोनों तरंगें व्यतिकरण उत्पन्न करती हो तो महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है, आपको हमने बताया था जो तीव्रता होती है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके आयामों के। तो उन्होंने ये तीव्रताओं का अनुपात मतलब I1 रेशियो I2 आपको गिवन है कितना 25:16। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो I1 ओवर I2 क्या आएगा A1 का स्क्वायर ओवर A2 का स्क्वायर, यह आपको दिया है 25/16 इक्वल A1 ओवर A2 का स्क्वायर, जिसे मैं कह सकता हूँ सर 5/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा A1 ओवर A2 का स्क्वायर, ठीक है, हटाओ स्क्वायर से स्क्वायर, तो A1 ओवर A2 कितना आ जाएगा 5/4। तो आपको आयामों का अनुपात मतलब A1 रेशियो A2 कितना मिल जाएगा 5:4। लो आपको आयामों का अनुपात तो मिल गया। अब आपसे पूछा गया क्या उनका महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात। तो आई मैक्सिमम आपको अच्छे से याद होगा, ये क्या होता है आयामों के, ठीक है, योग का स्क्वायर, बताओ यही तो होता है। तो आयामों का योग का अगर आप स्क्वायर निकालोगे तो यहाँ से देखो 5 और 4 है, तो 5 और 4 9, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। तो आपको कहीं पे प्रकाश की तीव्रता क्या मिलेगी 81। और अच्छा इनका अनुपात निकालना है ना तीव्रताओं का अनुपात, तो मैक्सिमम तो आप क्या मिल जाएगा 81, या चलो एक मिनट रुको हमें अनुपात ही चाहिए ना। तो आई मैक्सिमम, ओहो हमें क्या चाहिए आई मैक्सिमम ओवर आई मिनिमम। तो सीधी बात है मैं यह कह सकता हूँ सर आयामों का योग का स्क्वायर ओवर आयामों का आयामों का डिफरेंस का स्क्वायर, ये आ जाएगा, सही है। अच्छा जी, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इस रेशियो को तोड़ेंगे तो एक कांस्टेंट के भी आएगा, उसको कहाँ लेके जाएंगे तो अनुपात में तो कट ही जाना है, ठीक है। तो 5 + 4 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 81, और 5 - 4 कितना आएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम का अनुपात कितना आ जाएगा 81:1, ठीक है, 81:1, ये आ जाएगा आपका क्या आंसर, सही है। चलिए जी नेक्स्ट क्या है।
यंग के व्यतिकरण प्रयोग में 6000 एंगस्ट्रम तरंगदैर्ध्य के प्रकाश के लिए स्लिटों से 1 मीटर की दूरी पर रखे पर्दे पर प्रिज्म की चौड़ाई 0.06 सेमी है। तो सिंपल सी बात है, जो दिया है वो लिखो। व्यतिकरण प्रयोग में आपको लैम्डा की वैल्यू तरंगदैर्ध्य कितना दिया है, 6000 एंगस्ट्रम। ओके, इस तरंगदैर्ध्य के प्रकाश के लिए स्लिटों से 1 मीटर की दूरी, डी की वैल्यू कितनी दे दी है, 1 मीटर की दूरी, ठीक है, कैपिटल डी, क्योंकि पर्दे की डिस्टेंस दी है, 1 मीटर की दूरी पर रखे पर्दे पर प्रिज्म की चौड़ाई, ये W कितना दिया है आपको, 0.06 सेमी। ओके, अच्छा, इस स्थिति में यदि 5000 एंगस्ट्रम तरंगदैर्ध्य का प्रकाश प्रयोग में लाया जाए तो प्रिज्मों की चौड़ाई कितनी होगी। जब उन्होंने 6000 एंगस्ट्रम के तरंगदैर्ध्य का प्रकाश का इस्तेमाल किया तब उन्हें प्रिज्म की चौड़ाई कितनी मिली, 0.06। अब उन्होंने कहा कि अब अगर मैं किसकी 5000 एंगस्ट्रम वाले प्रकाश का उपयोग करता हूं तो मुझे बताइए W की वैल्यू क्या होगी, फेज में चौड़ाई कितनी होगी। सही है, अच्छा, तो आपको पता है सर, आपने यहाँ पर बाकायदा एक फॉर्मूला भी पढ़ा है। क्या पढ़ा है, आप पहले ही डिस्टेंस पता कीजिए, S1 और S2 के मिडल में स्मॉल d की वैल्यू है कितनी। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था W इक्वल कितना, लैम्डा कैपिटल D ओवर स्मॉल d, बताइए, यही पढ़ा था फॉर्मूला। तो आप यहाँ से स्मॉल d निकाल सकते हो, कितना, लैम्डा कैपिटल D ओवर, ठीक है। अच्छा, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है, अब देखो इनको, अगर इनको सभी को एक ही यूनिट में करो, ठीक है। अब लैम्डा कितना है, 6000 एंगस्ट्रम, तो एंगस्ट्रम को मीटर में कन्वर्ट करोगे 10⁻⁻10 का मल्टीप्लाई करके। कैपिटल डी तो ऑलरेडी किस में है, किस में है, आपने कहा से ऑलरेडी मीटर में है। डब्ल्यू कितना है, 0.06 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे 10⁻²। ओके, ये हो जाना है, तो आपको यहाँ से स्मॉल डी की वैल्यू तो मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखो, या आप एक और काम कर सकते थे, ठीक है, ये तो आप यहाँ से कर सकते हो, स्मॉल डी आप निकाल लोगे और यहाँ पर डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होगा, लैम्डा कैपिटल डी ओवर डी। तो यहाँ पर आपको चाहिए क्या, देखो लैम्डा की वैल्यू आपको गिवन है, डी भी आपको गिवन ही है 1 मीटर, और डी की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी, तो आप यहाँ से ये निकाल सकते हो। या आप एक और काम करते, क्या आपको ये पता है ना, डब्ल्यू इक्वल कितना, लैम्डा डी ओवर डी, यहाँ 1 कर दो सभी पर। सही है, तो यहाँ डिवाइड दे देना 2 से, यहाँ लैम्डा 2 D2 और क्या आ जाएगा D2। तो सिंपल सी बात समझो, ये कैपिटल D और ये D2, ठीक है, D1 D2 ये तो सेम रहेंगे, सेम, इन दोनों प्रकाश पुंज जो स्रोत होंगे उनके बीच की डिस्टेंस भी सेम रहेगी। तो आपको यहाँ से पता चलेगा से ये आ जाएगा, ये आ जाएगा लैम्डा 1 ओवर लैम्डा 2। तो W1 ओवर W2 इक्वल आएगा लैम्डा 1 ओवर लैम्डा 2। सही है, तो आपको क्या चाहिए सर, W2 चाहिए, तो W2 आएगा लैम्डा 2 इंटू W1 ओवर लैम्डा 1। तो आपको लैम्डा 2 कितना है, 6000, ठीक है, कितना है ना ना, लैम्डा 2 कितना है, 5000, यहाँ आ जाएगा 5000 एंगस्ट्रम, और नीचे भी क्या है, एंगस्ट्रम ही है, तो एंगस्ट्रम से एंगस्ट्रम चला जाएगा, और W1 0.06, ये क्या है, सेंटीमीटर। तो आपको फाइनल आंसर किस में मिल जाएगा, सेंटीमीटर में मिल जाएगा, 6 से ये हट जाएगा, तो 5 इंटू दिस, तो यहाँ आपको मिल जाएगा 0.05 सेंटीमीटर। लीजिए, तो आप इस तरीके से प्रिज्म चौड़ाई बता सकते हो, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसे आप बहुत ही आसानी से कर सकते थे। अच्छा जी, अब हम क्या जानने वाले हैं, विवर्तन के बारे में, प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। अब सुनो, ये जो प्रकाश का व्यतिकरण आपने पढ़ा, विवर्तन आपने पढ़ा, ये वास्तव में प्रकाश को तभी हम दिखा सकते हैं जब प्रकाश को हम तरंग के रूप में माने, ठीक है। ये किस पर आधारित है, प्रकाश के तरंग रूप पर ही आधारित है। अच्छा जी, प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, चलिए एक एक एग्जाम्पल में सबसे पहले आपके पास लेता हूं। क्या होता है जब आप किसी पेनी, ठीक है, सुई का क्या लेते हो, आप इसकी छाया लेते हो, ठीक है। आपने क्या किया, प्रकाश डाला, तो अगर आपकी इसकी जो परछाई बनेगी ना, तो आप देखोगे ध्यान से तो पूरी सुई की परछाई बनेगी, लेकिन जो इसका पूरा शार्प पॉइंट है ऊपर, ठीक है, उसकी परछाई आपको नजर नहीं आएगी। ऐसे ही अगर आप किसी ब्लेड की छाया लेते हो तो आपको उसकी धार की परछाई नहीं मिलेगी, ठीक है, शार्प इमेज आपको नहीं मिलेगी, बाकी पूरे ब्लेड की आपको क्या मिल जाएगी, उसकी परछाई मिल जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है, तो सिंपल सी बात है, प्रकाश के विवर्तन के कारण। तो अगर प्रकाश के विवर्तन को अगर मैं समझाना चाहूं तो क्या बताऊंगा कि प्रकाश का किसी तीक्ष्ण, ठीक है, किसी तीक्ष्ण रुकावट, ठीक है, कोई एक शार्प पॉइंट होगा, उससे टकराकर प्रकाश का मुड़ जाना, यही होता है प्रकाश का विवर्तन, ठीक है। प्रकाश का किसी तीक्ष्ण सतह से टकराकर किसी मुड़ जाना ही क्या होता है, प्रकाश का विवर्तन होता है। तो आप समझ सकते हैं प्रकाश का विवर्तन ये किस पर, तरंग पर ही आधारित है। और प्रकाश का विवर्तन भी दो प्रकार का होता है, एक होता है फ्रेनल, ठीक है, फ्रेजनल, और दूसरा होता है फ्राउनहोफर विवर्तन। अच्छा जी, अब चलिए, अब हम क्या करते हैं, इनकी सही तरीके से व्याख्या करते हैं।
तो अब हम समझेंगे क्या फ्रेनल तथा फ्राउनहोफर विवर्तन क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, ये दोनों साइंटिस्टों के नाम है, फ्रेनल और फ्राउनहोफर, इनके नाम पर क्या है, विवर्तन है। तो विवर्तन जैसा कि मैंने बताया, प्रकाश का तीक्ष्ण किनारों से, ठीक है, वहां से टकराकर उसका कुछ पार्ट क्या होता है, मुड़ जाता है प्रकाश का, तो उसको हम क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। तो फ्रेनल साहब ने क्या बताया कि सर फ्रेनल विवर्तन क्या होता है, इसको समझो। यदि आपका जो प्रकाश स्रोत है, ठीक है, आपका क्या है, प्रकाश स्रोत है, तो आपने कहा सर आपका जो प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत अथवा पर्दा, अगर ये अवरोधक या वो तीक्ष्ण किनारा जिसको मैं कह रहा हूं, ठीक है, अवरोधक भी कह सकते हो, अगर उससे सीमित दूरी पर है, ठीक है, अगर उससे क्या है, सीमित दूरी पर है, क्या क्या, प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत अथवा पर्दा, अगर ये आपके अवरोधक जिससे प्रकाश का विवर्तन होता है, अगर उससे क्या है, एक सीमित दूरी पर है, तो उससे प्राप्त होने वाला, उससे जो विवर्तन होता है उसे हम फ्रेनल विवर्तन कहते हैं। और यदि यदि प्रकाश स्रोत और पर्दा इस अवरोधक से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, अनंत पर है, तब इस प्रकार होने वाले विवर्तन को आप फ्राउनहोफर विवर्तन कहते हैं। बस इतना छोटी मोटी सी डेफिनेशन है और कुछ नहीं, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यही है, एकल झिर्री के कारण प्रकाश का विवर्तन कैसे होता है और केंद्रीय उच्छिष्ट की चौड़ाई आप कैसे प्राप्त करते हो। यदि आप यूपी बोर्ड में पढ़ रहे हो और अगर आपने इस क्वेश्चन को तैयार नहीं किया तो सबसे बड़ी मूर्खता करोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। और नेक्स्ट ये जो एग्जाम होगा ना, देख लेना, लिख के ले जाओ, ये आएगा ही आएगा। एकल झिर्री के कारण प्रकाश का विवर्तन, एकल झिर्री मतलब एक सिंगल स्लिट आप ले लो, ठीक है। चलिए जी, मैंने क्या किया, एक सिंगल स्लिट ले ली, बहुत ही पतली एक स्लिट ए बी ले लेता हूं, ठीक है। ये ए बी मैंने क्या ली, एक स्लिट ले ली जो कि क्या है, बहुत पतली एक स्लिट है। ओके जी, इस स्लिट के द्वारा विवर्तन हो रहा है, ठीक है, उसका हम क्या निकालेंगे, व्यंजक निकालने वाले हैं। अच्छा जी, तो एक काम करते हैं सर, यहाँ पर मैंने एक प्रकाश स्रोत ले लिया एस, ठीक है जी। इस प्रकाश स्रोत से क्या होगा, इस प्रकाश स्रोत से प्रकाश की तरंगें चलेंगी, तो इनके मिडल में मैंने एक उत्तल लेंस रखा L1। ओके जी, यहाँ एक L1 मैंने उत्तल लेंस रखा। चलिए जी, इस प्रकाश स्रोत को इसके फोकस पर रख देते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है जी। तो इस प्रकाश स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें, इस प्रकाश स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें क्या होंगी, अगर ये फोकस पर है, अगर प्रकाश स्रोत इसका फोकस पर है, तो ये जो किरणें हैं ये क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। तो आपने कहा सही, किरणें इस तरीके से क्या होंगी, समांतर हो जाएंगी, सही है। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखना, अब जरा ध्यान से देखना, ये जो प्रकाश की किरणें हैं, ये जो प्रकाश की तरंगें हैं, इस तरीके से समांतर हो जाएंगी। तो आपको पता है सर, ये जो ए बी स्लिट का जो प्रत्येक बिंदु है, यहाँ से नई द्वितीयक तरंगें उत्पन्न हो जाएंगी तरंग सिद्धांत के अनुसार। तो यहाँ से चलने वाली जो द्वितीयक तरंगें होंगी, ठीक है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ सर, यहाँ पर एक और उत्तल लेंस L2 रख रहा हूँ। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर मैंने वो पर्दा रख लिया जहाँ पर क्या होगा, मुझे प्राप्त होगा अपने बैंड। ओके जी, तो यहाँ पर जैसे ही बेटा ये प्रकाश क्या होगा, प्रकाश की तरंगें आपतित होंगी, यहाँ से द्वितीयक तरंगें निकलेंगी ए बी के प्रत्येक बिंदु से। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बेटा कुछ तरंगें तो ऐसी होंगी जो बिना बिना विवर्तित हुए क्या होंगी, सीधे निकल जाएंगी, सही है। और ये जो तरंगें हैं जो सीधे निकल गई हैं, ये इस उत्तल लेंस के द्वारा किसी एक बिंदु ओ पर फोकस हो जाती हैं, ठीक है जी, पर्दे पर किसी एक बिंदु ओ पर फोकस हो जाती हैं। अब आपको पता है ये जो प्रकाश तरंगें गई है ये क्या है, समान कला में है। तो यहाँ पर ओ पर एक दीप्त बैंड बनाएंगी, क्योंकि ये क्या थी, ये प्रकाश तरंगें समान कला में थी और ये सभी एक प्रबल, ठीक है, प्रबलता के साथ क्या होंगी, यहाँ पर फोकसित हो जाएंगी ओ पर। तो इसको हम क्या कहते हैं, मुख्य उच्छिष्ट। यहाँ पर जो एक दीप्त बैंड बनेगा, ओ पर क्या बनेगा, आपका एक दीप्त बैंड आपको नजर आएगा, और इसको हम क्या कहते हैं, मुख्य उच्छिष्ट कहते हैं, मुख्य उच्छिष्ट कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं, केंद्रीय उच्छिष्ट भी कहते हैं, केंद्रीय उच्छिष्ट भी हम इसी को क्या कहते हैं, कहते हैं, सही है। अच्छा जी, लेकिन अब मैं एक बात करता हूं कि यहां से थीटा एंगल पर जो प्रकाश किरण क्या होगी, विवर्तित होगी, ए से जो थीटा एंगल पर जो प्रकाश तरंग क्या होगी, विवर्तित होगी, उसको ये लेंस क्या करेगा, हम मान के चलते हैं सर, ये किसी पी बिंदु पर क्या करता है, फोकस करता है। सेम बी से भी जो करंट इस तरीके जो तरंग गई है उसको भी इसने क्या किया, इस तरीके से पी पर फोकस किया। लेकिन अब आप ध्यान से देखो,
यहाँ से ए और बी बिंदुओं से, ठीक है, यहाँ से प्रकाश तरंगें विवर्तित हुई हैं थीटा एंगल पर। अगर आप ध्यान से देखो ये भी समान कला में थी, लेकिन लेंस से जाने के बाद हमें पता चला सब पी पर ये कैसे अलग अलग विपरीत कलाओं से पहुंच रही है, ठीक है, क्योंकि इनमें पथांतर आ जाता है। वो पथांतर क्या होगा, तो मान लो ए से मैंने एक लंब डाला, कहां पर, इस पर, बीपी पर, तो आपने कहा सही ये एक लंब हम मान लेते हैं ए एम है, सही है। तो हमने ये कहा था इसमें एक पथांतर आ गया, इसका बी एम का क्या आ गया, पथांतर आ गया, ठीक है। तो यहाँ विपरीत कला में पहुंचेंगी तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको एक अदीप्त बैंड मिलेगा, अदीप्त बैंड मिलेगा। तो इसको हम कहते हैं क्या, निम्निष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, निम्निष्ठ कहते हैं, सही है। इसको हम क्या कहेंगे, निम्निष्ठ कहेंगे, सही है। अच्छा जी, अब जरा है यहाँ पर इन्हीं बातों को ध्यान रखना। अभी हम इसी की जो केंद्रीय चौड़ाई है, एक केंद्रीय उच्छिष्ट की केंद्रीय चौड़ाई के बारे में बात करेंगे, यही निकालेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सही है। अच्छा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। अब आप एक काम करो, क्या मान लो ये स्लिट की जो चौड़ाई है ना, इस चौड़ाई को आप ई मान लीजिए या ए मान लीजिए, आपकी जो इच्छा है वो मान सकते हैं, सही है। अच्छा, अब जरा बेटा इस बात का ध्यान दो, यहाँ पर एक बात बताओ, यहाँ ये जो बी एम है, बी एम क्या है, ये आपका क्या है, पथांतर है, ठीक है। ये क्या है, बी एम, ये पथांतर है। और हम ये मान के चलते हैं, लेट माना ये जो बी एम है ये लैम्डा है, क्या है, लैम्डा, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के इक्वल है, ठीक है, हम ये मान के चलते हैं। अच्छा जी, तो अगर मैं कहता हूं सर, अगर ये फुल, ये ए बी जो स्लिट है, अगर मैं इसको एन भागों में बांट दूं तो इसके अर्ध भाग के लिए, ये अर्ध भाग के लिए बेटा पथांतर कितना होगा, लैम्डा बाई 2, सही है। अगर पूरे ए बी के लिए पथांतर कितना आया, बी एम आया, वो कितना आया, लैम्डा। तो बेटा अगर मैं अर्ध भाग के लिए अगर लूंगा तो कितना आएगा, एन बाई 2, लैम्डा बाई 2 आएगा, सही बात है। चलिए जी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, सेम। एक बात बताओ, ये क्या है, मेरा एक अदीप्त बीन, एक अदीप्त बैंड है। तो अदीप्त बैंड के लिए अगर मैं बात करता हूं किसकी, पथांतर की, ठीक है। तो आपने कहा, क्या कहा सर, बी एम, ये बी एम वास्तव में है क्या, ये बी एम अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ, आप एक बात बताओ, यहाँ क्या 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ क्या है, एंगल थीटा है। 90 के सामने क्या होता है, कर्ण होता है, थीटा के सामने लंब होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर क्या लगाता हूँ, एक फॉर्मूला देखना जरा ध्यान से। मैंने कहा सर साइन थीटा क्या होना चाहिए यहाँ पर, तो आपने कहा सर साइन थीटा आ जाएगा बी एम अपॉन ई का यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो ई साइन थीटा इक्वल बी एम, सही बात है। तो मैं बी एम को क्या लिख सकता हूँ, ई साइन थीटा इक्वल लैम्डा। ये क्या है, प्रथम निम्निष्ठ, ठीक है, प्रथम निम्निष्ठ को ये क्या कर रहा है, शो कर रहा है। अच्छा जी, एक बात बताओ, ये तो प्रथम निम्निष्ठ के लिए हो गया। अच्छा, लेकिन अगर मैं और निम्निष्ठ, क्योंकि यहाँ पर एक ही अदीप्त बैंड थोड़ी बनेगा, और भी तो बनेंगे, तो अगर उनके बारे में बात करूं तो वो दूसरा वाला कौन सा होगा, तो आपको पता है सर वो कौन सा, दूसरा कौन सा होगा। आपने कहा सर एक ये लैम्डा हो जाएगा, दूसरे के लिए क्या 2 लैम्डा होगा, फिर 3 लैम्डा होगा, 4 लैम्डा होगा। और जैसे कि हमने कहा सर ऐसा तो है नहीं ऊपर ऊपर बनेंगे, नीचे भी बनेंगे कुछ निम्निष्ठ, तो आपने कहा सर ये माइनस में भी आ जाएगा। तो अगर मैं इसका एक जनरल फॉर्मूला लिखूंगा ना, तो ई साइन थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, प्लस माइनस एम लैम्डा, जहां पर m की वैल्यू क्या होगी, m ये हो सकता है 0 1 2 3 डेड डेड है, सही है। तो ये आपको क्या मिल गया, ये आपको मिल गया क्या, एक अदीप्त बैंड, अदीप्त बैंड का व्यंजक, सही है। अदीप्त बैंडों की स्थितियों के लिए क्या मिल गया ये आपको, ठीक है, एक सूत्र मिल गया, ई साइन थीटा इक्वल प्लस माइनस एम लैम्डा। अच्छा जी, अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं क्या, उच्चिष्ठ के लिए, ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद कर लें। अगर मैं किसी उच्चिष्ठ की बात करता हूँ, इसे छोड़ो, ये पता नहीं क्या है, ठीक है, इसे जाने दो। अगर मैं किसी भी उच्चिष्ठ के लिए बात करता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए आपका फॉर्मूला क्या आएगा, ई साइन थीटा आ जाएगा 2m प्लस 1 लैम्डा अपॉन 2, ठीक है। ये किसके लिए है, ये उच्चिष्ठ, ठीक है, उच्चिष्ठ के लिए क्या निकाला आपने, ये सूत्र निकाला। अच्छा जी, अब अगर हम एक कर्व की बात करें कि सर हमको ये कैसे कैसे मिल रहा है, तो इस बात को जरा अच्छे से ध्यान कर लो, ठीक है। यहाँ आपको कैसे कैसे मिलेगा, तो इस बात को ध्यान कर लो बेटा। ये हमने बनाया क्या, थीटा एंगल, ठीक है। हम यहाँ पर पोजीशंस दिखाने वाले हैं थीटा डिग्री एंगल पर। तो यहाँ पर हमने क्या लिया सर, यहाँ पर हमने ले लिया क्या, आपकी प्रकाश की तीव्रता को ले लिया, और एक्स एक्सिस पर आपका क्या ले लिया है, थीटा पोजीशन को ले लिया है। तो अगर मैं केंद्र उच्चिष्ठ की बात करूँ, जहाँ प्रकाश की तीव्रता क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ कहीं पर आपको ऊपर मिलेगा। फिर आपको क्या मिलेगा, निम्निष्ठ मिलेगा, सही बात है। तो निम्निष्ठ कहाँ, जहाँ पर आपकी प्रकाश की तीव्रता बिल्कुल 0, ठीक है, यहाँ क्या होगा, ये आपका निम्निष्ठ होगा। फिर आपको एक उच्चिष्ठ मिलेगा, लेकिन पहले जैसी तीव्रता नहीं मिलेगी,
ठीक है, पहले जैसी तीव्रता नहीं मिलेगी, फिर आपको एक क्या मिलेगा, निम्निष्ठ, फिर आपको एक क्या मिलेगा, उच्चिष्ट, जो कि और कम तीव्रता का होगा। इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, सेम अगर मैं पीछे की बात करूं तो यहाँ भी यही होगा, पहले निम्निष्ठ, फिर एक उच्चिष्ट छोटा सा, फिर एक निम्निष्ठ, फिर एक उच्चिष्ट, इस तरीके से। तो ये जो है ना, ये है आपका क्या, मुख्य उच्चिष्ट। ठीक है, मुख्य उच्चिष्ट, या इसी को आप क्या कहते हो, केंद्रीय उच्चिष्ट। और यहां जो आपको मिला है ना, ये मिला है बेटा आपको प्रथम निम्निष्ठ, प्रथम निम्निष्ठ। ठीक है, और सेम फिर ये आपको यहाँ पे ये क्या मिला बेटा, इसको हम कहते हैं गौड़ उच्चिष्ट, गौड़ उच्चिष्ट। ठीक है, ये आपको मिलेगा। फिर यहाँ पर आपको एक निम्निष्ठ मिला, ये द्वितीय निम्निष्ठ हो जाएगा। सेम या पीछे भी ये क्या होगा, दूसरी दिशा में। अच्छा, अगर हम इनकी पोजीशन की बात करें निम्निष्ठों की, तो आपने पहले ही देख लिया, ई साइन थीटा इक्वल प्लस माइनस एम लैम्डा होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूंगा साइन थीटा, ठीक है, पोजीशन की, तो एक तो हो जाएगा लैम्डा बाई ई, एम की वैल्यू रखते चले जाओ। ठीक है, यहाँ तो ये 0 है, तो आपने कहा सर यहाँ आपको मिलेगा लैम्डा बाई ई, यहाँ मिल जाएगा 2 लैम्डा अपॉन ई, फिर आगे इसी तरीके से बढ़ते चले जाओ 3 लैम्डा बाई ई, और यहाँ अगर पीछे आएंगे तो यहाँ माइनस लैम्डा अपॉन ई, यहाँ आपको मिलेगा 2 लैम्डा अपॉन ई, और यहाँ पर 3 लैम्डा अपॉन ई। सही बात है, तो आपको इस तरीके से निम्निष्ठों की पोजीशन पता चल जाएगी। अच्छा, इसमें एक बहुत ही बेहतरीन चीज पूछी जाती है, जिसे हम कहते हैं केंद्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई। ठीक है, तो वो कुछ नहीं, ये मुख्य उच्चिष्ठ के दोनों तरफ ये प्रथम निम्निष्ठ के मिडल की जो दूरी होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, केंद्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई। और ये कितनी निकल कर आएगी, आप खुद देखो, यहाँ लैम्डा बाई ई, ये लैम्डा बाई ई, तो आप सीधे सीधे कह सकते हो सर, ये जो होगा केंद्रीय उच्चिष्ठ की, केंद्रीय उच्चिष्ठ की, केंद्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई, कोणीय चौड़ाई, ये क्या हो जाएगी आपकी, ये आपकी हो जाएगी 2 लैम्डा अपॉन ई। ठीक है, इन दोनों दूरियों को ऐड कर दो, ये क्या हो जाएगी, 2 लैम्डा अपॉन ई, यही होती है। सही है, अच्छा जी, तो बेटा ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको और अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यूपी बोर्ड में आता ही आता है, सेट खोल के देख लेना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लेना, ये आएगा ही आएगा। सही है, तो इसको अच्छे से आपको और तैयार कर लेना है।